अर्जुन भारद्वाज के कदम रुक गए। साथ चलते बाके और रस्तोराव के कदम भी रुक गए। वे 3 घंटों से एक पगडंडी पर चले जा रहे थे, तेज धूप में तप रहे थे। आसपास कहीं जंगल आ जाता तो कहीं खाली मैदान। अब रास्ता 6 राहों पर जा पहुंचा था। उस 6 राहों वाले रास्ते पर पहुंचकर अर्जुन भारद्वाज ठिठक गया था। क्या बात हो गई अर्जुनो? बाकेला लटर धूप में तपता क्या उठा? प्यास लगेला ओएला। रुस्तम क्या उठा? उन 6 रास्तों पर नज़र मारने के बाद अर्जुन भारद्वाज पलटकर उन दोनों से क्या उठा? तुम दोनों का रास्ता कौन सा है? अर्जुन भारद्वाज गंभीर था। वो वाला। बाकेलाल लटौर ने एक रास्ते की तरफ इशारा किया। तुम उस रास्ते पर जाओ, मैं उस वाले रास्ते पर जाऊंगा, अर्जुन भारद्वाज बोला। ये क्या कहला है तुम? रुस्तम की आंखें सिकुड़ी। बाकेलाल लटौर ने गहरी निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखा। अर्जुन भारद्वाज की निगाह उन रास्तों पर ही जा रही थी। आप उनने इसी रास्ते पर जाना हुई बाप। मैंने अब इस 6 रास्तों पर पहुंचकर रास्ता पहचान लिया है, अर्जुन भारद्वाज कह उठा। जिस रास्ते पर मैं जाना चाहता हूँ वो सीधा रास्ता उसी किले पर निकलता है। पत्थर बने किले पर? बाकेलाल लटौर के होठों से निकला। हाँ, उसी किले पर, जहाँ पर देर सवेर में सबने वहाँ पहुँचना है। अर्जुन भारद्वाज गंभीर बेचैन स्वर में क्या उठा। मैं वहाँ पहुँचकर किले की साफ़ सफाई करने की कोशिश करूँगा। और तुम अकेले कैसे उस किले की सफाई कर? जितनी हो सकेगी उतनी तो करूँगा ही, अर्जुन भारद्वाज दृढ़ स्वर में क्या उठा। बाकी और रुस्तम की निगाह मिली। कुछ पल उनके बीच खामोशी रही। क्या तुम्हारा वहाँ जाना ठीक होगा? रुस्तम क्या उठा। ठीक से तुम्हारा क्या मतलब? अर्जुन भारद्वाज ने रुस्तम राव को देखा। किले के आसपास कहीं भीमा भी तुम्हारे वहाँ पहुँचने के इरादे से मौजूद हो? अर्जुन भारद्वाज की आंखें सिकुड़ गई। क्या कहना चाहते हो तुम? मारो मतलब यह है कि तुम्हारी जान लेने के लिए वहाँ पर मौजूद। मेरी जान वो भीमा लेगा? अर्जुन भारद्वाज का चेहरा कठोर हो गया। दोनों की निगाह अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर ही रही। भीमा को 10 बार जन्म लेना होगा मेरी जान लेने के लिए, अर्जुन भारद्वाज दांत भींच कर क्या उठा। बाकी रुस्तम की आंखें मिली। तुम अपने रास्ते पर जाओ और मैं अपने रास्ते। हम भी तुम्हारे साथ ही चलो, बाकी से रिलाकर क्या उठा। तुम? हम दोनों चलो बाप। और जहाँ तुम जा रहे थे वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं, बाकेलाल लौटर गंभीर स्वर में बोला। तुमने ठीक कहा कि पहुँचना तो आखिर में हमें किले पर ही है। आओ। वो तीनों उस रास्ते पर बढ़ गए जिस तरफ अर्जुन भारद्वाज जाने को कह रहा था। यहाँ से किले तक का रास्ता कितनी देर का है? रुस्ता राव ने पूछा। बीच में कुछ आराम करते हुए कल सुबह तक पहुँच जाएंगे। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर बेचैनी छाई हुई थी। तब शाम होनी शुरू हो गई थी जब घोड़ा एक बस्ती में पहुंचा। घोड़े की पीठ पर सतलजा और जगल किशोर सवार थे। 7-8 घंटे घोड़ा दौड़ता हुआ भीमा के ठिकाने पर आ पहुंचा था। वो बस्ती कहने को बस्ती थी जबकि वहाँ रक्षा के पूरे इंतज़ाम थे। काफ़ी बड़ी बस्ती थी और बस्ती के चारों तरफ डंडे खड़े करके दीवार जैसी आकृति बनाई हुई थी कि कोई भीतर ना आ सके। ऊपर से कई जगह पहरेदार और तलवारों के साथ हर तरफ 24 घंटे पहरा देते थे कि कहीं से भी कोई आसपास न टपक पड़े। सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम था। बस्ती के बाहर एक फाटक वाला चौड़ा सा गेट था जो कि यदा कदा ही खोला जाता था। उस पर 2 पहरेदार तैनात रहते थे। उसके पास ही एक छोटा गेट था जहाँ से घोड़े या आदमी बाहर आ जा सकते थे। उस गेट पर 3 पहरेदार मौजूद रहते थे। भीमा की उस बस्ती के भीतर ज़्यादातर मकान पक्के बने थे। गलियाँ थीं, छोटे छोटे रास्ते थे। हर वो चीज़ थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। भीतर औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। सैकड़ों परिवार बसे हुए थे। यह भीमा की बस्ती थी। कोई सीधा भीतर नहीं जा सकता था। जिसे भीमा से या किसी से कोई मिलने आता तो उसका नाम, गांव, कस्बा पूछकर भीतर मौजूद उस व्यक्ति से पूछा जाता। अगर व्यक्ति हाँ कहता तो उसे बस्ती के गेट से भीतर जाने दिया जाता, नहीं तो वहीं से लौटा दिया जाता। उस बस्ती में एक बहुत बड़ा मकान था। वो भीमा का मकान था। नीचे और ऊपर 2 मंजिलों का मकान बना था। लोग उस मकान के भीतर आ जा रहे थे। चूँकि जुगल किशोर सतलजा के साथ था इसलिए पहरेदारों ने उसे टोका नहीं। अलबत्ता उसे ध्यानपूर्वक देखा। गेट के भीतर घोड़ा ले जाकर सतलजा ने घोड़ा रोका। सतलजा के चेहरे पर मुस्कान थी। जुगल किशोर एक ही छलांग में घोड़े से नीचे उतर आया। सतलजा भी उतर आया। पास को जाते एक व्यक्ति के हवाले घोड़ा किया तो वो घोड़ा लेकर एक तरफ चला गया। जुगल किशोर होठ से कोड़े सारी बस्ती को हर तरफ देखे जा रहा था। बहुत अच्छी बस्ती बना रखी है, जुगल किशोर क्या उठा। बहुत दूर तक जाती है बस्ती, सतलुजा घंटों लंबे सफ़र के बाद भी मुस्कुरा कर कह रहा था। सच में अब मुझे भीमा की शक्ति का एहसास होने लगा है। जुगल किशोर खुश था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि भीमा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। जुगल किशोर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पहले वाले पुजारी जी, अर्जुन भारद्वाज को तो भीमा पलों में मसल देगा, सतलुजा गर्व से कह उठा। ठीक कहते हो, जुगल किशोर सामने परंतु कुछ दूर बने विशाल मकान को देखकर बोला। भीमा उस मकान में रहता है ना? हाँ, परंतु हर कोई उसे पुजारी जी कहता है। हाँ, वो हमारे पुजारी जी तो हैं, जुगल किशोर मुस्कुरा कर बोला। मैं फ़ौरन उनके पास जाना। ऐसे ही? क्या मतलब? सफ़र से आए हो, थके टूटे हो, इस तरह भीमा के सामने जाओगे? जुगल किशोर मुस्कुराता रहा।
मेरे घर चलो, नहा धोकर आराम करो, कहवा पियो, भीमा का संदेश आ जाएगा तुम्हारे लिए। उन्हें बताएगा कौन कि मैं। चंद पलों में उन्हें पता चल जाएगा कि वो देखो, वो कौन हमारी तरफ आ रहा है। जुगल किशोर की निगाह भी उस तरफ घूमी। अगले ही पल जुगल किशोर चौंका। वो बूंदी था, जुगल किशोर का यहाँ का यार। बूंदी हैरान निगाहों से उसे देखता पास आ पहुँचा। तू रामन, मिल गया तू? बूंदी खुशी से बोला और उससे लिपट गया। बूंदी मेरे यार। जुगल किशोर ने मुझे भींच लिया। दोनों अलग हुए, दोनों की आंखों में आंसू थे। तू तो मुझसे मिले भी नहीं चला गया। बूंदी भर्राए स्वर में कह उठा। हाँ, उस दिन मुझे मुकुट के साथ अचानक ही, वो तो मुझे पता चल गया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। तू कैसा है? बहुत अच्छा। तब से अब तक पुजारी जी भीमा की सेवा में लगा। रामन, एक चीखती सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सबने उस तरफ देखा। उड़की भागता हुआ इधर आ रहा था। रामन यहाँ आ पहुँचा है। उड़की? जुगल किशोर के होठों से निकला। सतलुजा के होठों पर मुस्कान फैल गई। इससे पहले कि उड़की उसके पास पहुँचता, एक नई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ओए रामन, तू तो वैसे ही है जैसा पहले होता था, ज़रा भी नहीं बदला। जुगल किशोर की निगाह आवाज़ की तरफ घूमी। एक आदमी खुशी से भरा चेहरा लिए लगभग दौड़ने के अंदाज में उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो राम सिंह था। उसके बाद तो रामन यानी जुगल किशोर को जानने वाले वहाँ इकट्ठे होने लगे। रामन पागलों की तरह उन सबसे मिलने लगा। जुगल किशोर उन सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ। काफ़ी वक्त वहीं पर बीत गया। सतलुजा एक तरफ खड़ा रामन को देखता रहा। वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी, रामन को जानने वाले भी और ना जानने वाले भी। आखिरकार सतलुजा ने आगे बढ़कर उन सबसे कहा कि रामन से मिलने का वक्त उन्हें फिर भी मिल जाएगा। इस समय वो दोनों लंबे सफ़र से आए हैं, उन्हें आराम करने दें। अभी पुजारी जी यानी भीमा से भी मिलने जाना है। सतलुजा जुगल किशोर यानी रामन को वहाँ से अपने घर ले आया। ये मेरा घर है, अभी तुम यहीं ठहरोगे, रात तक तुम्हारे लिए दूसरे घर का इंतज़ाम हो जाएगा। सतलुजा के घर पर दो आदमी और भी थे। उन्होंने दिल से जुगल किशोर का स्वागत किया। तभी सतलुजा की पत्नी सामने पड़ गई। जुगल किशोर ने पल भर में उसे पहचान लिया। इस समय वो पृथ्वी के हिसाब से 35-40 की लग रही थी। वो भी मुस्कुराकर जुगल किशोर से मिली। नमस्ते भाभी। कैसा है मेरा देवर? सतलुजा की बीवी ने खुशी भरे स्वर में कहा। बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। जुगल किशोर ने हंसकर कहा। तुम भी एकदम ठीक हो भाभी? सतलुजा जी ठीक रहे, मेरे लिए इनसे बढ़कर कुछ नहीं। सतलुजा की बीवी ने कहा। तुम्हारा पृथ्वी ग्रह कैसा है? एकदम ठीक है भाभी। जुगल किशोर पुनः हंसा। शादी तो नहीं की होगी? सतलुजा की बीवी ने हंसकर कहा। ना भाभी, शादी से तौबा। आगे बढ़कर जुगल किशोर कुर्सी पर जा बैठा। तुम औरतों से इतना घबराते क्यों? सतलुजा हंस पड़ा। मैं औरतों से कहाँ घबराता हूँ? और नहीं तो क्या, जब तुम यहाँ थे तो मैंने कितनी लड़कियाँ तुम्हें दिखाई, लेकिन तुमने एक भी पसंद नहीं की। अच्छा हुआ जो पसंद नहीं की, नहीं तो वो भी यहीं रह जाती। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। क्योंकि मुझे तो इस ज़मीन पर रहना ही नहीं था, मुझे तो पृथ्वी ग्रह पर जाकर बस जाना था। और तुमने वहाँ पर भी शादी नहीं की? वहाँ मैंने ज़रूरत नहीं समझी। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। पृथ्वी ग्रह पर तुम करते क्या हो? सतलुजा की बीवी ने पूछा। जुगल किशोर ने सतलुजा की बीवी की आंखों में झाँका, फिर सतलुजा को देखा। मैं वहाँ भी यही काम करता हूँ जो यहाँ करता हूँ। जुगल किशोर गंभीर स्वर में क्या उठा। यही काम? सतलुजा ने पूछा। हाँ, यही काम। जुगल किशोर ने सतलुजा की आंखों में देखा। पृथ्वी ग्रह पर सबसे बड़ी ज़रूरत पैसा है, रुपया है। वो है तो समझो वहाँ की हर चीज़ तुम्हारे पास है सतलुजा। पृथ्वी का हर इंसान सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा रहता है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर सोने की गिन्नियों को इकट्ठा करने में लगे रहते हो। सतलुजा ने अपनी बीवी को देखा। समझी, ये रामन किन सोने की गिन्नियों की बात कर रहा है? सतलुजा क्या उठा। सतलुजा की बीवी ने सिर हिलाया। जो गिन्नियाँ तुम मुझसे लेती हो और रख लेती हो। सतलुजा क्या उठा। रामन भी उसी प्रकार पृथ्वी पर हुए रुपए पैसे की बात कर रहा है, वही कमाता रहता है ये पृथ्वी पर। सतलुजा की बीवी कुछ कहने लगी कि सतलुजा मुस्कुराकर बोला। तुमने रामन को पानी पिलाया? नहीं। सतलुजा की बीवी हंस पड़ी। कहवे के लिए पूछा? बिल्कुल भी नहीं। सतलुजा की बीवी हंस पड़ी। तुमने इसके नहाने और सोने के लिए पूछा, जबकि हम लंबे सफ़र से। आप चिंता मत कीजिए, ये सब काम मुझे याद हैं। मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ, फिर तेरे बाकी काम भी। तभी सतलुजा की पत्नी वहाँ आ पहुँचे एक आदमी से कह उठी। मेहमान घर आए और तुम पानी कहवा कुछ भी? मैं अभी बाहर से आया हूँ। वो आदमी मुस्कुराकर बोला। मैं अभी सब काम करता हूँ जी। जुगल किशोर ने पहले सतलुजा के साथ कहवा पिया और कुछ खाया भी। फिर जुगल किशोर नहाया। तब तक सतलुजा की पत्नी ने खाना तैयार कर दिया था। जुगल किशोर ने फर्श पर बैठकर बड़े आराम से खाना खाया। सतलुजा की पत्नी और एक आदमी ने उसे खाना खिलाया था। उसके बाद सतलुजा भी नींद से उठ आया था। खाना खा लिया? सतलुजा क्या उठा। दाल तो भाभी ने बरसों वाली ही बनाई है, वही पुरानी दाल। जुगल किशोर ने मुस्कुराकर सतलुजा की पत्नी को देखा। रोटियां भी अभी अभी भाभी ने बनाई हैं, सब्जी और लस्सी भाभी के हाथ की नहीं थी। सतलुजा की बीवी मुस्कुरा पड़ी। सतलुजा ने मुस्कान के साथ अपनी पत्नी से कहा। रामन ने ठीक कहा क्या? बिल्कुल ठीक कहा। सतलुजा की बीवी हंसी।
देख ले, इसे तेरा खाना तक याद है, जबकि रामन ने मेरा खाना 5-10 बार ही खाया है। सतलुजा की बीवी मुस्कुराती हुई बोली। भाभी, चाहे 5-10 बार ही खाया हो, जब खाना अच्छा हो तो फिर भूला नहीं जा सकता। जुगल किशोर क्या उठा। सतलुजा की पत्नी सतलुजा से क्या उठी। आप भी जाकर नहा लीजिए, रामन तो नहाकर सोया था, आपका खाना भी तैयार है। सतलुजा नहाने चला गया। सतलुजा की पत्नी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, पृथ्वी ग्रह पर तेरे माँ बाप हैं क्या? मैं नहीं जानता, जब होश संभाला तो खुद को अकेले ही पाया था। जुगल किशोर कह उठा। यहाँ पर भी तेरे माँ बाप नहीं हैं, तू किसी को झाड़ियों में पड़ा मिला था। सतलुजा की बीवी गंभीर स्वर में बोली। जुगल किशोर गंभीर हो उठा। मेरे भाई की लड़की है रोशी, तू जानता है ना रोशी को? सतलुजा की पत्नी ने पूछा। रोशी को? हाँ, जानता हूँ उसे। रामन ने सतलुजा की पत्नी को देखा। वो तेरे को अच्छी तरह याद है ना? हाँ। जुगल किशोर के चेहरे पर गंभीरता थी। क्यों याद है? जुगल किशोर ने सतलुजा की पत्नी को देखा। जवाब दे रामन। जब मैं इस ग्रह से गया तब भी वो मेरे से शादी करना चाहती थी। वो मुझे चाहती थी भाभी। वो आज भी तेरे को चाहती है। सतलुजा की बीवी ने गंभीर स्वर में कहा। उसने आज तक शादी नहीं की। वो बहुत खूबसूरत है, उसके लिए बहुत रिश्ते हैं, पर तुम्हारे जाने के बाद उसने शादी की बात किसी से नहीं की। जुगल किशोर सतलुजा की बीवी को देखता रहा। तुम्हारे इस धरती पर वापस आने से किसी को इतनी खुशी नहीं हो सकती जितनी कि इस वक्त रोशी को हो रही होगी। वो तुझसे प्यार करती है रामन, तभी तो तुम्हारे जाने के बाद उसने कभी शादी का नाम भी नहीं लिया। वो तो शायद यही सोचे बैठी है कि अब तो इस ग्रह पर कभी नहीं आएगा। लेकिन भीमा ने जब कुछ दिन पहले सतलुजा को बताया कि रामन बहुत जल्दी इस ग्रह पर आने वाला है, और ये बात मेरे द्वारा जब रोशी तक पहुंची, तो उसका चेहरा खिलकर लाल हो गया। वो मुझसे पूछती है कि रामन नहीं आया अभी तक, जबकि इस बात को शुरू हुए 20-25 दिन ही हुए। सतलुजा की पत्नी गंभीर नज़र आ रही थी। जुगल किशोर ने पहलू बदला। तू भी तो उससे प्यार करता है, वो है ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि कोई भी मर्द उसे अपने से दूर नहीं रख सकता। जुगल किशोर की आंखों में बेचैनी भर आई। तू प्यार करता है ना उसे? रोशी ने शादी नहीं की अभी तक? जुगल किशोर के होठों से निकला। ना उसने शादी की, ना किसी को छूने दिया। तेरे जाने के बाद वो इस तरह एक तरफ बैठ गई जैसे बिना आदमी की औरत बैठ जाती है, परंतु तेरे आने की खबर पाती उसका बचपना लौट आया। वो फिर पहले जैसी हो गई। जुगल किशोर बेहद गंभीर नजर आने लगा था। सतलुजा की पत्नी की निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर थी। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तू भी प्यार करता है ना उसे? सतलुजा की बीवी ने पूछा। मैं भी उससे प्यार करता था भाभी, जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। वो भी तो करती थी। सतलुजा की बीवी भर्राए स्वर में कह उठी। तूने उससे कहा क्यों नहीं? क्योंकि तब रोशी से ज़्यादा मेरे लिए भीमा महत्वपूर्ण था, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। सतलुजा की बीवी जुगल किशोर को एकटक देखने लगी। जुगल किशोर के चेहरे पर बेचैनी थी। और अब? सतलुजा की बीवी ने पूछा। अब कहेगा उसे तू कि उससे प्यार करता है या फिर भीमा ही? अब भीमा मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। वो क्यों? सतलुजा की बीवी की आंखें जुगल किशोर के चेहरे पर थी। क्योंकि 225 साल मैं भीमा से दूर धरती ग्रह पृथ्वी ग्रह पर बिताकर आया हूँ। मुझ में अब यहाँ की नहीं वहाँ की आदतें समा गई हैं। पृथ्वी ग्रह बहुत तेज़ ग्रह है भाभी, जुगल किशोर बोला। लेकिन अब तो तू यहाँ आ गया है। लेकिन मुझे वापस जाना होगा। मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो पूरा होते ही मुझे पृथ्वी ग्रह पर लौटना होगा। सच कह रहा है तू क्या? सतलुजा की बीवी हैरत से कह उठी। जुगल किशोर ने गंभीरता से सहमति से सिर हिलाया। सतलुजा की बीवी के चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। तुमने कहा अभी तक रोशी मेरे ना पूरे होने वाले इंतज़ार में बैठी थी। उसे जब तुमसे पता चला कि मैं इस ग्रह पर आने वाला हूँ तो वह खुश हो गई। उसका सब कुछ वैसे ही चलने लगा। अब अगर उसे मालूम होगा कि मुझे ये काम ख़त्म करके वापस पृथ्वी ग्रह पर ही लौट जाना है तो रोशी की क्या हालत होगी भाभी? सतलुजा की बीवी जुगल किशोर को देखने लगी। अगर तुम्हारे भाई की लड़की रोशी, जुगल किशोर के चेहरे पर गंभीर मुस्कान उभरी, अगर वो चाहे तो मेरे साथ पृथ्वी ग्रह पर चल सकती है, लेकिन तब वो पृथ्वी ग्रह वाली ही बन जाएगी। सतलुजा की बीवी का चेहरा खुशी से भर उठा। तू सच कहता है? हाँ भाभी। क्या किसी ने ऐसा किया है? हाँ, सोहन लाल ने, पारसनाथ ने ऐसा किया है। जुगल किशोर मुस्कुराया। मैं इन दोनों को नहीं जानती कि ये कौन। ये दोनों देवा के और मिन्नो के साथी हैं। सतलुजा की बीवी बहुत खुश नज़र आ रही थी। तू रोशी से कहेगा ना कि तू उससे शादी करेगा? हाँ भाभी, तुम्हारे सामने कहूँगा। वो मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं उससे विवाह करूँगा? सतलुजा की बीवी की आंखों में पानी छलक उठा। तू इतनी जल्दी रोशी को अपना लेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। रोशी 225 सालों से मेरे प्यार में इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तभी नहा धोकर सतलुजा कपड़े बदले वहाँ पहुँचा। अपनी बीवी को आंसू पहुँचते देखकर मुस्कुराता हुआ क्या उठा। अभी तक देवर भाभी का रामन भी रोशी से प्यार करता है। सतलुजा की बीवी क्या उठी। सतलुजा ने जुगल किशोर की आंखों में देखा। कहता है इसने पहले कभी ये बात रोशी से नहीं कही, लेकिन अब हमारे सामने कहेगा। मेरी बीवी से तूने मजाक तो नहीं किया? सतलुजा गंभीर स्वर में बोला। तू जानता है कि मैं मजाक नहीं करता। जुगल किशोर मुस्कुरा उठा। लेकिन रोशी को उसके साथ पृथ्वी ग्रह पर जाना होगा,
यहाँ का काम करने के बाद इसे भी पृथ्वी पर वापस चले जाना है। रोशी फ़ौरन ये बात मान लेगी। सतलुजा गंभीर स्वर में कह उठा। वो तुम्हें दिल से चाहती है रामन। मैं भी तो उसे चाहता हूँ। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। आप बैठो। सतलुजा की बीवी कह उठी। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सतलुजा की बीवी बाहर निकल गई। रोशी अक्सर 20-25 दिन से आकर पूछती है कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं। सतलुजा कह उठा। सिर्फ हम कुछ लोग ही जानते थे कि तुम इस धरती पर आने वाले हो। हमसे रोशी को ये बात पता चली और जब हम 15 लोग तुम्हें ढूंढने निकले तो वो बहुत खुश हो गई थी कि रामन इस धरती पर आ चुका है। पर वो मुझसे मिलने नहीं, रोशी ने तुम्हें देख लिया है। कब? जुगल किशोर के होठों से निकला। यहाँ आते वक्त जब तुम आदमियों से घिरे पड़े थे तब वो तुम्हें कुछ दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों से खुशी भरे आंसू बह रहे थे। इतनी भीड़ में वो तुम तक नहीं आ सकती थी और तुमने भी उसे देखा नहीं, लेकिन वो यहाँ तो मुझसे मिलने आ सकती। मैं नहीं जानता कि वो यहाँ क्यों नहीं आई। शायद इसलिए नहीं आई कि तुमने कभी उस पर प्यार का इजहार नहीं। रोशी को गलती लग गई है, मैं उससे प्यार करता हूँ। जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। भाभी तुम्हें खाना खिला दे, उसके बाद वो मेरे साथ रोशी के घर जाएंगी। आज रात में सब ठीक कर दूंगा। 45 मिनट लगे सतलुजा को खाना खाने में। उसके बाद जुगल किशोर ने सतलुजा की बीवी को रोशी के यहाँ चलने को कहा। सतलुजा की बीवी खुश थी, आंखों में चमक थी। रोशी का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। तुम दोनों ही जाओ। सतलुजा मुस्करा कर कह उठा। मैं कल रोशी से बात करूंगा कि रामन ने उससे क्या कहा। वो तो मैं ही तुम्हें आकर बता दूंगी। सतलुजा की बीवी कह उठी। सतलुजा ठठाकर हंस पड़ा। ठीक इसी वक्त आवाज़ उभरी बाहर। फिर दरवाजे से पुकारा उसे। सतलुजा। सतलुजा फ़ौरन उठा और दरवाजे से बाहर निकल गया। मिनट भर बाद वापस लौटा सतलुजा और जुगल किशोर से बोला। भीमा ने अपने आदमी भेजे हैं। उसने कहा है कि जब भी रामन फुर्सत में हो उसके पास भेज दिया जाए। मैं भी भीमा से मिलना चाहता हूँ। जुगल किशोर मुस्कुराया। तुम भीमा के पास से हो आओ, सतलुजा की बीवी बोली। उसके बाद रोशी के पास चलेंगे। जुगल किशोर ने सहमति से सिर हिला दिया। हाँ रामन, हम भीमा के पास चलते हैं। दोनों घर से बाहर निकले। शाम हो गई थी। मशाले जलाने वाले मशाले जला रहे थे। जुगल किशोर की निगाह हर तरफ घूम रही थी। बस्ती में हर तरफ चहल पहल थी। लोग भी इधर उधर आ जा रहे थे। दूर नजर आ रहे मकान की तरफ बढ़ रहे थे दोनों। जुगल किशोर ने पूछा। भीमा अब भी शराब पीता है या नहीं? हर रोज़ पीता है। जब तपस्या में होता है तो नहीं पीता। अब तपस्या में है वो? नहीं, अभी भीमा कोई तपस्या नहीं कर रहा। दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ मिलने वाले कभी कभार जुगल किशोर को घेर लेते थे। तुमने शराब की बात क्यों पूछी? सतलुजा ने पूछा। यूं ही। भीमा जब से पुजारी बना है तब से वो अकेले ही शराब पीता है, लेकिन पहले तो हमें साथ बिठाकर पीता था। जुगल किशोर ने सतलुजा पर निगाह मारी। जिस दिन से भीमा पुजारी बना है उस दिन से उसके साथ किसी ने शराब नहीं पी। वो अकेला ही पीता है। जुगल किशोर ने जवाब में कुछ नहीं कहा। दोनों उसके मकान पर आ पहुंचे थे। चार दीवारी से लगा गेट खुला पड़ा था। वहाँ 2 पहरेदार मौजूद थे। उन्होंने सतलुजा और जुगल किशोर को झुककर सलाम किया। बाहर बस्ती की चहल पहल थी, परंतु भीमा के मकान के भीतर बाहर की चहल पहल की थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। मकान काफ़ी लंबा चौड़ा था, जितना नीचे उतना ही ऊपर बना हुआ था। दास के साथ वहाँ दासियाँ भी नज़र आ रही थीं। हर कोई अपने काम में मशगूल था। रास्ते में मिलने वाले कुछ उन्हें नमस्कार कह रहे थे और जुगल किशोर को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। कुछ उसे पहचानने वाले भी रामन को मिले। सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात सतलुजा जुगल किशोर के साथ एक दरवाजे पर जा टिटका। वहाँ 2 पहरेदार खड़े थे। दोनों ने सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। पुजारी जी भीतर हैं? सतलुजा ने पूछा। जी हाँ, उन्होंने हमें बुलाया है। सतलुजा जी, मैं अभी भीतर जाकर बात करता हूँ, कहकर वो पहरेदार तुरंत भीतर चला गया। फिर फ़ौरन वो वापस आ गया। आप भीतर जाइए, पुजारी जी आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, पहरेदार ने तुरंत कहा। सतलुजा जुगल किशोर के साथ भीतर प्रवेश कर गया। जुगल किशोर की निगाह हर तरफ घूम रही थी। आखिरकार उसकी निगाह भीमा पर जा टिकी। यह बहुत बड़ा हॉल कमरा था। हर चीज़ वहाँ पर संभाल के रखी थी। सजावट का पूरा सामान था वहाँ। कुर्सियाँ, टेबल, बेड, सोफ़ा सेट जैसा सामान, सामने लकड़ी का टेबल और भी जाने क्या क्या सामान रखा था वहाँ। परंतु जुगल किशोर की निगाह भीमा पर जा टिकी थी। गोरा रंग, 6 फीट से ज़्यादा लंबाई, उसके शरीर के कद काठी देखते ही बनते थे। भीमा तो पहले ही वाला था, परंतु उसका रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका था। इस वक्त भीमा ने शरीर पर सफ़ेद धोती और वैसा ही सफ़ेद कुर्ता पहन रखा था। भीमा की चमक भरी निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर जा टिकी थी। पुजारी जी। जुगल किशोर भीमा की तरफ दौड़ा और पास पहुँचते ही उनके कदमों में झुकता चला गया, परंतु भीमा ने उसे बाहों में पकड़ा और सीने से लगा लिया। रामन, मेरे रामन। भीमा के चेहरे पर चमक भरी मुस्कान उभर आई थी। पुजारी जी। जुगल किशोर भीमा के सीने से चिपक गया। भीमा उसे अपने से जुदा करता खुशी भरे चेहरे से उसे देखता कह उठा। भीमा, भीमा कह तू मुझे भीमा। लेकिन आप तो पुजारी जी, तेरे लिए मैं भीमा हूँ, वही वाला भीमा। भीमा खुशी से हंस पड़ा। जुगल किशोर ने मुस्कुराते हुए गहरी निगाहों से भीमा को देखा। तेरे से मुझे बहुत बातें करनी है। फिर भीमा ने सतलुजा को देखा। रामन को तो ही मेरे पास लाया सतलुजा।
जी पुजारी जी। सतलुजा मुस्कुराया। रामन, इसे कितनी बार कहा है कि मुझे पुजारी जी मत कह, लेकिन फिर भी ये मुझे पुजारी जी कहता है। भीमा हंसकर कह उठा, यह सतलुजा तो अपनी ही करेगा। फिर भीमा एक टेबल के पास पहुंचा और वहां रखी छोटी सी सोने की गिन्नियों से भरी थैली उठाई और सतलुजा की तरफ उछाल दी। सतलुजा ने हवा में आती थैली को हवा में लपक लिया। अभी तक सतलुजा ने बच्चा नहीं किया, भीमा मुस्कुरा कर कह उठा। जुगल किशोर ने मुस्कुराकर सतलुजा को देखा। बहुत जल्दी बच्चा ठहरेगा पुजारी जी। सतलुजा हंसकर कह उठा। पक्का कहता है? भीमा ने मुस्कुराती निगाह सतलुजा पर डाली। पक्का पुजारी जी। देखा रामन? भीमा ने मुस्कुराकर रामन को देखा। फिर पुजारी जी कहता है मुझे। कहने दीजिए, रामन हंस पड़ा। जैसी सतलुजा की इच्छा। भीमा ने रामन के कंधे पर हाथ रखा और सतलुजा से बोला, तू रामन को आज की रात मेरे पास छोड़ दे सतलुजा। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सी बातें करनी है। भीमा ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। जैसा आप ठीक समझें, लेकिन सतलुजा, जाने से पहले मेरे कुछ इंतज़ाम कर दे। भीमा ने कहकर अपने इंतज़ामों के बारे में बताया। सतलुजा ने इंतज़ामों को सुनने के बाद रामन को अर्थपूर्ण नज़रों से देखा। रामन मुस्कुराया। सतलुजा भीमा से इजाज़त लेकर बाहर निकल गया। भीमा और रामन कुर्सियों पर बैठे थे। उनके बीच लगी बड़ी सी टेबल पर तरह तरह के खाने का नमकीन सामान और तरह तरह की पीने वाली शराब के जग उस टेबल पर रखे थे। सतलुजा जा चुका था, सारे इंतज़ाम कर गया था। बाहर खड़े पहरेदारों को वहाँ से हटा दिया था। पहली मंजिल पर से हर किसी पहरेदार को नीचे पहुँचा दिया था और किसी को ऊपर आने की मनाही कर दी गई थी। अगर किसी को ऊपर कोई काम हो तो वो नीचे से घंटा बजाएगा। जब उस घंटे का जवाब घंटे से मिलेगा तब वो ऊपर आए। इसी तरह अगर ऊपर भीमा को ज़रूरत पड़ी तो वो घंटा बजाएगा। ऊपर भी मंजिल पर सब जगह मशालें जला दी गई थी। कमरे में भरपूर रोशनी थी। भीमा गिलास में शराब डालता मुस्कुराकर बोला, आज रामन मेरे सामने बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे 250 बरस वाली शाम फिर सामने आ गई हो। पहले हम अंधेरे में कई बार पेड़ों के नीचे बैठकर पिया करते थे और आज यहाँ। भीमा हंस पड़ा। जुगल किशोर भी मुस्कुराया। पुजारी बनने के बाद मैंने किसी के साथ शराब नहीं पी, लेकिन तेरे साथ पी रहा हूँ। भीमा ने अपने पन से गिलास उठाया और जुगल किशोर की तरफ बढ़ाया। ले रामन, तेरे लिए मैंने खुद गिलास बनाया, पकड़। जुगल किशोर गिलास लेकर मुस्कुराता रहा। भीमा ने अपना गिलास भी उठा लिया और छोटा सा घूंट भरा। जुगल किशोर ने भी घूंट भरा। ये तो अंगूरों वाली शराब है, जुगल किशोर के होठों से निकला। तेरे को यही शराब पसंद आती थी, मैंने गलत तो नहीं कहा? भीमा हंस पड़ा। तुम ठीक कहते हो भीमा। जुगल किशोर भी हंस पड़ा। वही आवाज़, वही अंदाज़, तुम्हारा सब कुछ वही है। भीमा आज बहुत खुश दिख रहा था। जुगल किशोर ने बड़ा सा घूंट भरा। तू मेरा सबसे बड़ा विश्वासी रहा है आज तक। पहले भी तू मेरा विश्वासी था, और जब तेरे को मैंने मुकुट के साथ पृथ्वी ग्रह पर जाने को कहा तो तू फ़ौरन तैयार हो गया। एक बार भी तूने कुछ भी नहीं सोचा। वो तेरा हुक्म था भीमा। हुक्म नहीं, मैंने तो एक बात तेरे सामने रखी थी और तू एकदम तैयार हो गया। भीमा कुछ गंभीर हुआ। भीमा को देखते जुगल किशोर ने घूंट भरा। बातों के बीच खाने पीने का दौर जारी था। आपकी बात मान लेना ही तब मेरे लिए बेहतर था, क्योंकि हमने रानी के किले पर वहाँ लगी 30 फीट की मूर्ति की गर्दन पर रखा मुकुट उतार कर ले भागे थे। किले को हमने पत्थर में तब्दील कर दिया था। वहाँ का हर इंसान पत्थर में बदल चुका था। जबकि अगले दिन पुजारी अर्जुन भारद्वाज और रानी का ब्याह होने वाला था। ऐसे में अर्जुन भारद्वाज ने हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाना था। जुगल किशोर भी गंभीर हो उठा था। उस समय आपने ठीक कहा कि अर्जुन भारद्वाज मुकुट हर हाल में पाना चाहेगा। वो रानी को पत्थर से इंसान में बदलना चाहेगा। ऐसे में आपने मुझे कहा कि मैं ये मुकुट लेकर पृथ्वी ग्रह पर चला जाऊँ, तो अर्जुन भारद्वाज भी उसके पीछे पृथ्वी पर चला आएगा, परंतु उस ग्रह से अपनी ज़मीन पर कभी नहीं लौट पाएगा, क्योंकि ये बात हमें कभी पढ़ाई नहीं कि पृथ्वी से यहाँ पर कैसे आया जाता है। जब अर्जुन भारद्वाज यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पुजारी जी की जगह खाली हो जाएगी और फिर आपको ही पुजारी जी बनाया जाएगा। तब वहाँ पर सतलुजा भी मौजूद था। इस तरह मुझे उस मुकुट के साथ पृथ्वी ग्रह पर भेज दिया था आपने मंत्रों का जाप करके। भीमा सिर हिलाकर क्या उठा। तुझे सब याद है रामन। पृथ्वी ग्रह पर मुझे कुछ भी याद नहीं था, पर यहाँ आते ही सब याद आ गया मुझे। मेरे सब साथी पूरे विश्वासी हैं, लेकिन तू मेरा सबसे बड़ा विश्वासी है। मैं? अगर तू उस दिन 225 बरस पहले मुकुट लेकर पृथ्वी ग्रह पर नहीं जाता तो अर्जुन भारद्वाज से मेरा युद्ध हो जाना लाजमी था। लेकिन अर्जुन भारद्वाज तो मुकुट लेने के लिए तेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर चला गया और आखिरकार मुझे यहाँ का पुजारी बना दिया गया। मेरे पुजारी बनने में तेरा बहुत बड़ा हाथ रहा रामन, भीमा ने गंभीर स्वर में कहा। जुगल किशोर ने गिलास से घूंट भरा। तेरे को नहीं पता कि पुजारी बनकर मुझ में ऐसी ताकत आ गई है कि तब मैं कई तरह की तपस्याएं कर सकता था, और मैंने ढेर सारी तपस्याएं की, कई चीज़ें हासिल की मैंने। तेरे को शायद मालूम नहीं कि मैं इंसानी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान हूँ। मुझसे ताकतवर इंसान यहाँ पर कोई नहीं है। भीमा की आंखों में चमक भर आई थी। सच भीमा? हाँ, बताऊँगा ये बात भी। अभी तो हमने रात भर यहीं सब तो बातें करनी है। फिर तो तू यहाँ का पहलवान हो, पहलवान से भी बड़ा। भीमा हंस पड़ा।
जुगल किशोर भी हंस पड़ा। तू मेरा खास आदमी है। भीमा के चेहरे पर मुस्कान थी। बहुत ही खास। मेरे लिए तू यहाँ की ज़िंदगी छोड़कर पृथ्वी की ज़िंदगी में चला गया। तूने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। जो मैंने किया वो मेरा फ़र्ज़ था। तभी भीमा एकाएक कह उठा, जब तू इस ज़मीन पर आया तो तेरे पास मुकुट अवश्य होना चाहिए था। वो मेरे पास ही था। जुगल किशोर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। अब वो मुकुट कहाँ पर है रामन? जुगल किशोर ने मुकुट की स्पष्ट बात भीमा से कह दी। भीमा मुस्कुरा उठा। ये तूने बढ़िया किया रामन, जो मुकुट तूने सोहनलाल और परसू के हवाले कर दिया। भीमा बोला, बढ़िया किया? हाँ, वो मुकुट इस धरती पर देवा और मिन्नों के हाथों में पड़ना चाहिए। वो दोनों ही तो हैं जो उन मंत्रों को जानते हैं जिससे उस मुकुट को 30 फीट की मूर्ति की गर्दन पर लगाकर उसे रोशन कर सके। तब रानी भी जिंदा हो जाएगी। भीमा हंस पड़ा। जुगल किशोर ने गहरी निगाहों से भीमा को देखा। रानी से तुम्हारा क्या मतलब? रानी जिंदा होगी तो मुझसे शादी करेगी। भीमा को मुस्कुराता चेहरा जुगल किशोर की तरफ उठा। लेकिन रानी से शादी तो अर्जुन भरद्वाज करेगा। जुगल किशोर के होठों से निकला। ये तेरे को किसने कह दिया? 225 बरस पहले जब हमने मुकुट उतारा था तब उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अब नहीं होगी। भीमा ने अपनी टांग पर हाथ मारा। क्यों? क्योंकि पहले एक ही पुजारी था, अब दो दो पुजारी हैं इस धरती के। जुगल किशोर भीमा को देखता रहा। अब पहले वाला पुजारी अपनी करनी नहीं कर सकता, उसे मेरी आवाज़ भी सुननी होगी। लेकिन रानी तो पहले वाला पुजारी जिंदा रहेगा तो ना। भीमा के चेहरे पर मुस्कान थी। जुगल किशोर चौंका। जिंदा रहेगा? क्या मतलब? जब इस बात का मतलब सामने आएगा तो समझ जाओगे। मतलब कि तुम अर्जुन भरद्वाज पुजारी को मार दोगे? भीमा मुस्कुराता हुआ जुगल किशोर को देखता रहा। यहाँ आने से पहले पृथ्वी ग्रह पर मेरा वास्ता अर्जुन भारद्वाज से पड़ा था। वो इतना खतरनाक, मेरे से भी ज़्यादा खतरनाक है। जुगल किशोर ने भीमा की आंखों में देखा। भीमा थोड़ा सा आगे हुआ और धीमे स्वर में बोला, तू मेरा सबसे बड़ा विश्वासी है। तेरे को मैं एक बात बताता हूँ। जुगल किशोर की निगाह भीमा पर थी। मुझसे कहा गया है कि मैं अपनी बात किसी से ना कहूँ, पर तेरे को बताता हूँ। तू मेरा सबसे बड़ा विश्वासी है। बता। 6.5 साल पहले मैंने एक तपस्या की, जिसके बदले में मुझे अपनी जान अपने ही बदन में कहीं चिवर छिपा कर रखने को कहा गया। क्या? जुगल किशोर चौंका। हो गया ना हैरान? मैंने अपनी जान अपने ही एक शरीर के हिस्से में रख ली। कहाँ? जुगल किशोर का स्वर धीमा होता चला गया। किसी से बात मत कर देना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जुगल किशोर ने धीमे किंतु विश्वास भरे स्वर में कहा। फिर भीमा ने बता दिया कि उसने अपनी जान बदन के किस हिस्से में डाली है। जुगल किशोर ने सहज स्वर में उसकी बात सुनी, परंतु मन में हलचल सी मच गई थी। तुम्हारी जान को वहाँ से निकालने का भी कोई रास्ता अवश्य होगा, जुगल किशोर ने सहज धीमे स्वर में कहा। पूछा। भीमा ने जुगल किशोर की इस बात का भी जवाब दे दिया। जुगल जुगल किशोर के दिल दिमाग में हलचल मच चुकी थी, परंतु चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। गिलास खाली करके उसे पुनः भर लिया। अब तू ही बता रामन, वहाँ पर भला कोई वार करेगा? भीमा हंस करके उठा। वो भी 5 किलो से बड़ा वार? जुगल किशोर भी हंस पड़ा। कोई कर ही नहीं सकता। एक तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी लगभग अमर कर ली है। मुझे कोई नहीं मार सकता। जुगल किशोर हंस पड़ा। आप में सचमुच बेपनाह ताकत है। आपको तो वैसे भी कोई नहीं हरा सकता। भीमा का सफ़ेद चेहरा चमक से भरा हुआ था। दोनों के चेहरों पर शराब भी नाचने लगी थी। आपने ये बात किसी से कही नहीं? जुगल किशोर ने पूछा। ये बातें किसी से भी कही नहीं जाती, पर तू मेरा खास है। हाँ भीमा, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ। भीमा ने अपना गर्व भरा सिर हिलाया। तू है ही ऐसा। जुगल किशोर की गर्दन हिली। बड़ा सा घूट भरा। मैं ये भी जानता हूँ कि इस काम के बाद तुझे वापस पृथ्वी ग्रह पर लौट जाना होगा। तुम जानते हो ये बात? हाँ, मुझे ये बात तुम्हारे आने से पहले ही पता थी रामन। मुझे फिर आपसे जुदा होना पड़ेगा। अब तुम इस ग्रह के नहीं पृथ्वी ग्रह के वासी हो। भीमा ने गहरी सांस ली। उनमें बातें होती रही, कुछ इधर की कुछ उधर की। रात बीतने लगी। भीमा ने अपनी और भी कई बातें बताई। आधी रात बीत चुकी थी जब भीमा ने कहा, तुम अपने प्यार से भी वंचित रह गए। प्यार से? रोशी की बात कर रहा हूँ मैं। भीमा मुस्कुराया। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। तुम रोशी से प्यार करते हो ना? जुगल किशोर ने कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें सैकड़ों बार रोशी को देखते पाया था। मैं अपनी पार की नज़रों को अच्छी तरह जानता हूँ रामन। तुम ठीक कहते हो भीमा। जुगल किशोर धीमे स्वर में क्या उठा। तो तब तुम्हें रोशी का ख्याल नहीं आया जब मैंने तुम्हें मुकुट के साथ पृथ्वी ग्रह पर जाने को कहा था? रोशी भी मुझे चाहती थी, पर मैंने अपने प्यार का इजहार कभी उस पर नहीं किया था। ये भूल रही मेरी। अब रोशी से मिलना, वो 225 बरस से जैसे तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठी है। हाँ, सतलजा की बीवी ने मुझे बताया था। यहाँ से निकलकर मैं सीधा उसी के पास ही जाऊँगा। शराब के नशे में नहीं, नहा धोकर जाना। भीमा खिलखिलाकर हंस पड़ा। जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा। मैंने रोशी के बारे में कुछ सोचा है भीमा। क्या? अगर रोशी को मेरे साथ चलने पर एतराज़ ना हो तो मैं उसे पृथ्वी ग्रह पर ले। मेरे ख्याल में रोशी को तुम्हारे साथ चलने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। भीमा क्या उठा। रोशी से मिलकर ही ये बात हो पाएगी। उसके बाद उन्होंने खाना खाया। नीचे वाले पहरेदार खाना खिलाने के लिए ऊपर आ गए थे।
फिर वे दोनों उसी कमरे में बिछे बेडों पर अलग अलग सो गए थे। अगले दिन जुगल किशोर की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। भीमा वहाँ नजर नहीं आया। दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। जुगल किशोर ने एक पहरेदार को बुलाकर पूछा, भीमा कहाँ है? पुजारी जी 4 बजे रोज़ तपस्या पर बैठ जाते हैं और 7 बजे उनकी तपस्या खत्म होती है। वो अभी आते ही होंगे। मेरे लिए कहवा ले आओ। पहरेदार चला गया। कुछ ही देर में भीमा वहाँ पहुँचा। नहाया धोया, वस्त्र भी बदले हुए थे, माथे पर तिलक था। तुम क्या 4 बजे रोज़ उठ जाते हो? जुगल किशोर ने मुस्कुराकर पूछा। वो मेरी तपस्या का वक्त होता है रामन। फिर तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं। मेरी नींद पूरी हो चुकी है। मैं इस धरती का पुजारी हूँ। हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि जिसके दम पर हम महीनों ना भी सोएं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भीमा ने मुस्कुराते हुए कहकर कुर्सी पर जा बैठा। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। रात तुमने माया जाल के बारे में बताया। माया जाल का मुख्य तब खुलता है जब मुझे कोई हरा दे, और तुम जानते हो कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर किसी वजह से मैं हार गया तो मायाजाल मेरे सभी दुश्मनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और देर सवेर में वो सब मेरे बिछाए मायाजाल में जा फंसेंगे और वहीं भटकते भटकते अपनी जान गंवा बैठेंगे। जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा, परंतु मन में अजीब सा तूफान उठ रहा था। तभी जुगल किशोर के लिए कहवा आ गया। भीमा ने पुनः पुजारी बनने के बाद कहवा पीना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने तपस्या पूरी करनी होती है। उसके बाद उन दोनों में बातें होती रहीं। 2 घंटे बाद उन्होंने नाश्ता भी किया। अब जुगल किशोर वहाँ से चलने को तैयार था। अब मैं चलता हूँ भीमा। जुगल किशोर भीमा को देखकर मुस्कुराया। ज़रूर रामन, हमारी रात अच्छी बीती, परंतु बातें पूरी नहीं हुई। फिर किसी दिन हम एक रात और साथ बिताएंगे। जब भी ज़रूरत हो मुझे खबर भिजवा दीजिएगा। भीमा ने आगे बढ़कर जुगल किशोर के कंधे पर हाथ रखा। तुम नहीं जानते रामन कि तुम मेरे कितने खास हो। जुगल किशोर ने अपने कंधे पर रखे भीमा के हाथ को दबाया। तुम भी मेरे बहुत खास हो भीमा। वापस इस ग्रह पर आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। फिर जुगल किशोर भीमा के महल रूपी बंगले से बाहर निकल आया। भीमा से हुई बातें उसके जहन में दौड़ रही थी। भीमा ने अपनी जान कहाँ, जिसमें कि किस हिस्से में डाल रखी थी, ये बात भीमा के अलावा सिर्फ जुगल किशोर ही जानता था। भीमा को पूरा भरोसा था उस पर। जुगल किशोर गहरी सांस लेकर रह गया। अब वो बस्ती के लोगों के बीच जा रहा था। आने जाने वाले उससे मिलने लगे थे। वो सतलुजा के मकान की तरफ बढ़ रहा था कि एकाएक छटक गया। चंद कदमों के फासले पर बूंदी खड़ा था, उसका गहरा दोस्त बूंदी। बूंदी? जुगल किशोर उसके पास पहुंचा, उसका हाथ थामा। दोनों गले मिले, फिर अलग हुए। तू कैसा है रामन? बूंदी भी गंभीर स्वर में बोला। मैं ठीक हूँ। मैं तो कल शाम से ही तुझे देख रहा था कि तू कहाँ पर। फिर सतलुजा से मालूम हुआ कि आज की रात तूने भीमा के यहाँ। हाँ, रात से मैं भीमा के पास ही था। क्या बातें हुई भीमा से? जुगल किशोर जवाब में कुछ नहीं कह सका। अभी रोशी मुझे अपने घर के गेट पर खड़ी मिली थी, एकाएक बूंदी ने कहा। उसने तुम्हारे बारे में पूछा रामन। जुगल किशोर के होठ हिलकर रह गए। वो बूंदी को देखता रहा। क्या बोली रोशी? एकाएक जुगल किशोर के होंठ हिले। रोशी ने पूछा कि रामन पुजारी जी से मिलकर आया कि नहीं। मतलब कि उसे पता था कि मैं रात भर भीमा के पास था। जुगल किशोर के होठों से निकला। सतलुजा की बीवी ने रोशी को रात बता दिया था। ओह हाँ, रोशी ने कहा कि वो जानती थी कि रामन पहले भीमा से मिलेगा, उसके बाद दूसरा काम करेगा। तभी तो वो कल शाम मिलने नहीं आई थी रामन से। कहते हुए उसकी आंखें भीग गई थी। रामन? बूंदी की आंखें भर आई थी। जुगल किशोर के चेहरे के भाव बदले। मैं? रामन? बूंदी कह उठा। तू रोशी से कह क्यों नहीं देता कि तू भी उससे प्यार? तू मेरा रास्ता छोड़े तो जाकर उससे कहूँ। जुगल किशोर मुस्कुरा उठा। क्या? बूंदी चौंका। हाँ। बूंदी का चेहरा खुशी से भर उठा था। ओ रामन, तू नहीं जानता, मैंने रोशी के चेहरे पर जब से तू पृथ्वी ग्रह पर गया है तब से मुस्कान नहीं देखी, परंतु आज उसके चेहरे पर वही मुस्कान देखी जो मुस्कान पहले उसके चेहरे पर हुआ करती थी। मैं जाऊँ? जुगल किशोर मुस्कुराया। हाँ जा। तेरा प्रोग्राम तो पक्का है ना रोशी से बात? पूरी तरह पक्का है दोस्त। तेरे को याद है एक बार तू पहले भी रोशी से बात करने गया था और उसके पास से निकल कर आगे बढ़ गया था। रोशी मुझे देखती रह गई थी। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। अब मेरे में वो बात नहीं रही। मैं पृथ्वी ग्रह से आया हूँ, वहाँ पर सब कुछ बहुत तेज़ी से हो जाता है। मैं बाद में मिलता हूँ तेरे से बूंदी। ठीक है। जुगल किशोर आगे बढ़ गया। वो सतलुजा के घर पहुँचा। सतलुजा घर पर नहीं था। सतलुजा की बीवी ने उसे देखते ही कहा, नाश्ता लगा तू बना रखा है, भीमा के साथ कर आया हूँ। सतलुजा की पत्नी ने गहरी निगाहों से जुगल किशोर को देखा। और रात को तुमने भीमा के साथ शराब भी पी? हाँ। जब से भीमा पुजारी बना है तब से उसने किसी के साथ शराब नहीं पी, किसी के साथ नाश्ता नहीं किया। ये हैरानी है कि उसने ये दोनों बातें तेरे साथ की। पुजारी तेरे को अच्छा दोस्त मानता है? सतलुजा की बीवी कह उठी। वो मेरे को अच्छा दोस्त मानता है। जुगल किशोर गंभीर हो गया। तो मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं उसे क्या मानता हूँ, जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब रामन? सतलुजा की बीवी ने जुगल किशोर को देखा। मैं भी भीमा के बारे में सोच रहा हूँ कि पहले वो क्या था, अब वो क्या है। जुगल किशोर ने सतलुजा की बीवी को देखा। हमारी ज़िंदगी तो भीमा यानी पुजारी जी के साथ ही है रामन। जुगल किशोर मुस्कुराया, फिर क्या उठा।
मेरी ज़िंदगी में रोशी भी तो है ना भाभी। तो ये बात याद है तुझे? मैं तो सोचे बैठी थी कि तू ये बात भूल गया। सतलुजा की बीवी मुस्कुरा पड़ी। रोशी के पास चलें भाभी? जुगल किशोर मुस्कुरा कर बोला। चल भैया पूछने चल भैया भी पूछने आ चुके हैं, तू आया कि नहीं? पल क्या बेचारा, रोशी तेरा इंतज़ार कर रही है रामन। यह बस्ती भीमा ने रामन के जाने के बाद बनाई थी, इसलिए रामन इस बस्ती के लोगों को पहचानता नहीं था। पर वो जानता था कि 2-3 दिन में बस्ती के सब रास्तों को इस बस्ती के रास्तों को पहचानता नहीं था, पर वो जानता था कि 2-3 दिन में बस्ती के सब रास्तों को पहचान लेगा। इस वक्त जुगल किशोर सतलुजा की बीवी के साथ रोशी के घर की तरफ बढ़ रहा था। अभी भी कई मिलने वाले उसे रामन कहकर पुकार रहे थे। वो भी उन्हें जवाब दे देता था, पर उसका ध्यान रोशी की तरफ था। उसका मासूम लेकिन गजब की खूबसूरती वाला चेहरा जुगल किशोर की आंखों के सामने घूम गया। उसे सामने देखकर क्या करेगी वो क्या करेगा उसे 225 सालों के बाद उसे सामने देखकर? वहाँ सतलुजा की बीवी भी मौजूद होगी। वहाँ उसकी बीवी के भाई यानी कि रोशी के पिताजी भी मौजूद होंगे। जुगल किशोर का दिमाग डामाडोल हो रहा था आने वाले वक्त को लेकर। 2 गलियों को पार करते ही सड़क पर बने एक मकान के सामने सतलुजा की बीवी रुक गई। जुगल किशोर ने उसे देखा। यह है रोशी का घर, यानी मेरे भाई का घर, सतलुजा की बीवी ने गंभीर स्वर में कहा। जुगल किशोर ने सूखे ऑटो पर जीप फेरी, घर को देखा। आओ रामन, सतलुजा की बीवी गेट की तरफ बढ़ते हुए बोली। भीतर चलते। जुगल किशोर के पाँव भी भीतर की तरफ बढ़ गए। दोनों ने गेट खोला और भीतर की तरफ बढ़ गए थे। रोशी के सामने पड़ने के लिए जुगल किशोर खुद को तैयार कर रहा था। सतलुजा की बीवी सामने कमरे के खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गई। जुगल किशोर ने भीतर कदम रखा तो उसकी निगाह रोशी के पापा पर गई। उन्हें वो फ़ौरन पहचान गया था। जुगल किशोर ने उसी पल झुककर आगे बढ़कर उनके पाँव छू लिए। पाँव लागो बाबूजी, जुगल किशोर के होठों से निकला। जीते रहो बेटा। रोशी के पिता ने जुगल किशोर को गले से लगाया। मुझे खुशी है कि तुम। तभी पायल के घुंघरूओं के मध्यम से आवाज़ वहाँ गूंजी। जुगल किशोर उसी पल रोशी के पापा से अलग हुआ और आवाज़ की तरफ देखा। वहाँ वो खड़ी थी, रोशी, क्रीम कलर के सूट में, ऊपर दुपट्टा ओढ़ रखा था। जुगल किशोर ने उसे देखा तो देखते ही रह गया। जैसे पहली थी वैसे ही अब थी। इतनी महक भरी दिलचस्प परी उसने पृथ्वी ग्रह पर नहीं देखी थी। रोशी का अंग अंग तराशा हुआ लग रहा था। जुगल किशोर अपलक सा रोशी को देखता रह गया। रोशी के पिता की आंखों से आंसू बह निकले, जबकि रोशी की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी थी। होठों पर मुस्कान छाई हुई थी। नज़रें जुगल किशोर पर थी। वो बहुत ही शौक अंदाज में जुगल किशोर को देखे जा रही थी। लंबे बालों की चुटिया बनाकर उसे सिर के पीछे पर थोड़ा सा ऊपर करके जूड़ा बना रखा था। तभी रोशी ने थोड़ा सा खांसा। जुगल किशोर रोशी को देखने से बाहर निकला। रामन जी, रोशी का खनकता स्वर बांग गूंजा। क्या आज भी कुछ कहेंगी या पास में से ही गुजर जाएंगी? जुगल किशोर की निगाह रोशी के पिता की तरफ उठी। किसी को मत देख रामन, सतलुजा की बीवी कह उठी। तेरे को जो करना है वो कर। जुगल किशोर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रोशी को देखा। रोशी की मुस्कुराहट भरी निगाह जुगल किशोर पर ही थी। बाकी दोनों की निगाह इन दोनों पर ही थी। जुगल किशोर आगे बढ़ा और रोशी के पास पहुंचकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने रोशी का दायां हाथ अपने एक हाथ में ले लिया। दोनों की निगाह मिली। मैं तुम्हें पहले भी कहना चाहता था परंतु कह नहीं सका, जुगल किशोर भर्राए स्वर में कह उठा। उसकी निगाह हाथ में पकड़े रोशी के हाथ पर थी। क्या अब मैं पुरानी बात दोहरा सकता हूँ रोशी? तुम्हारे लिए पुरानी बात होगी, मेरे लिए वही समय चल रहा है, रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। जुगल किशोर की निगाह हाथ में थमे रोशी के हाथ पर ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जुगल किशोर ने सधे स्वर में कहा। इस बस्ती में ऐसे ढेरों नौजवान मिल जाएंगे जो मुझसे प्यार करते हैं। क्या वे तुमसे शादी भी करना चाहते हैं? अवश्य, रोशी का गंभीर स्वर जुगल किशोर के कानों में पड़ा। अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए कहूँ तो? जुगल किशोर का सर थोड़ा सा काँपा। ये तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ रोशी और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कहकर जुगल किशोर ने निगाहें उठाकर रोशी को देखा। जुगल किशोर की रोशी की आंखों से आंसू बह निकले। जुगल किशोर की आंखें भी भर आईं। रामन, भीगी आंखों से रोशी ने जुगल किशोर को खड़ा किया। क्या आज भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? हाँ रोशी। रोशी का हाथ पकड़े जुगल किशोर कांपते सर में क्या उठा। मैं आज ही तुमसे शादी करूँगा। सतलुजा की बीवी की आंखें आंसुओं से भर आई थीं। वो अपने भैया से बोली, भैया आओ, हम आज ही इनकी शादी कर देंगे। तभी जुगल किशोर भर्राए स्वर में उनसे क्या उठा। ये बात भीमा तक अभी पहुंचा दो कि आज रात रामन और रोशी शादी करने जा रहे हैं। रोशी का बापू आंखों में आंसू भरे अपनी बहन के साथ वहाँ से बाहर निकल आया। जुगल किशोर और रोशी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रोशी, जुगल किशोर का स्वर भरभरा उठा। रामन, दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। आज मेरी तपस्या सफल हुई रामन, जुगल किशोर की बाहों में समाई रोशी क्या उठी। मैंने तुम्हें पा लिया रोशी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोशी, जुगल किशोर भर्राए स्वर में क्या उठा। मुझे पृथ्वी ग्रह पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मिली, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं लगी जिसके साथ मैं बन सकूं। जानती हो क्यों? क्यों?
क्योंकि मेरी रोशी तो दूसरे घर पर यहाँ मौजूद थी जिससे मेरा ब्याह होना था। जुगल किशोर बोला। तुम्हें मालूम था कि यहाँ तुम्हारी रोशी तुम्हें मिलेगी? नहीं, पृथ्वी ग्रह पर जाने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। तुम्हारी याद तो तब आई जब मैं इस बस्ती के पास पहुँचा था। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। जब भाभी ने तुम्हारा नाम लिया तो उससे कुछ क्षण पहले ही तभी रोशी खिलखिलाती हुए से छिटक कर अलग हो गई। क्या हुआ? जुगल किशोर ने हैरानी से रोशी को देखा। रामन जी, जहाँ मैंने 225 बरस का इंतज़ार किया वहाँ एक दिन और सही। रोशी ने आंखें तरेरी। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं, मुझे बाहों में भर रखा है। अगर तुम्हारी नीयत बदल गई तो? रोशी ने आंखें नचाई। जुगल किशोर ठठाकर हंस पड़ा। और बाहर पूरी बस्ती में यह बात फैल गई थी कि आज रामन और रोशी की शादी हो रही है। जब रोशी के पिता ने यह बात जाकर भीमा को बताई तो भीमा ने खुश होकर कहा, रामन की शादी पूरी तरह से की जाए, खर्चा वो करेगा। बस्ती में बाहर आ गई थी। 10:30-11 बजे तक देवराज चौहान के घर पर सबने खाना खा लिया था। सोहन लाल और उसकी माँ भी वहाँ आ गई थी। खुशी का माहौल था घर पर। उनके ठहाके घर से बाहर तक जा रहे थे। इस बात का सबको अफसोस था कि सुबह सुबह यहाँ से किले की तरफ चले जाने वाले। वे सब ढेरों बातें रात में ही कर लेना चाहते थे। वो सब उसी हॉल वाले कमरे में थे कि दरवाजे पर आहट हुई। सबने ठिठक कर उस तरफ देखा कि वो ठिठक गए। बोलना बंद हो गया। दरवाजे पर पेशीराम खड़ा था। वही पेशीराम, परंतु उसकी हालत बदली हुई थी। अब वो इतना बूढ़ा नज़र नहीं आ रहा था। वो तंदुरुस्त और स्वस्थ लग रहा था। चेहरे पर अजीब सी चमक आ चुकी थी। आंखें प्रकाश की तरह जगमगा रही थीं। सफ़ेद बाल थोड़ा सा कालापन लिए गर्दन तक झूल रहे थे। शरीर पर सफ़ेद रंग का कुर्ता और धोती थी। पेशीराम ने दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया, फिर देवा की माँ की तरफ बढ़ा जो कि फर्श पर ही बैठी थी। देखते देखते पेशीराम देवा की माँ के सामने पैरों में सिर रखकर लेटा और भीगे स्वर में कह उठा, देवा की माँ, तुमने मुझे श्राप से मुक्ति दिला दी। धन्य हो माँ, धन्य हो। हर किसी की निगाह पेशीराम पर थी। तेरे को तेरी शक्तियों ने मुक्ति दिलाई है, मैंने नहीं पेशीराम, देवा की माँ ने कहा। खड़ा हो जा। मिन्नो तो मानती ही नहीं थी, इसे सिर्फ तुमने ही तैयार, मैंने कुछ नहीं किया। तू मेरे सामने से उठ। पेशीराम उठ खड़ा हुआ। फिर उसने देवा के बापू के पैर छुए। देवराज चौहान को नमस्ती की, उसके बाद हाथ जोड़े मोना चौधरी की तरफ देखा। धन्य हो मिन्नो। पेशीराम से लहलाकर आभार भरे सर में क्या उठा। जैसा मजाक तुमने मेरे साथ और देवा के साथ किया था वैसा मजाक फिर किसी के साथ नहीं करना। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। देवरा, वो मेरा बचपना था। हाथ जोड़े पेशीराम कह उठा। देवराज चौहान मुस्कान भरी निगाहों से पेशीराम को देख रहा था। आप सब लोगों के पास बहुत बड़ी बातें हैं करने को, क्योंकि सुबह आपने किले की तरफ जाना है। पेशीराम हाथ जोड़े सबकी तरफ निगाह घुमाता क्या उठा। ऐसे में मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं तो बस देवा के लिए यहाँ आया था कि उसे बता सकूँ कि मैं श्राप से मुक्त हो गया हूँ और वो अपने मन में मिन्नो के लिए कुछ भी मलाल ना रखे। देवराज चौहान जानता था कि पेशीराम इसी बात के लिए यहाँ आया। हाथ जोड़े पेशीराम ने मिन्नो को देखकर कहा, आज की रात तू सतर्क रहना मिन्नो। क्या? महाजन के होठों से निकला। मिन्नो की आंखें सिकुड़ गई। देवराज चौहान के माथे पर बल उभर आए थे। तभी हाथ जोड़े पेशीराम पलटा और दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। पीछे सन्नाटा छाया रहा। मिन्नो तेजी से पेशीराम के पीछे लपकी और बाहर निकल गई। पेशीराम मिन्नो को सतर्क करने को क्यों बोला? सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान चुप रहा। पेशीराम की इस बात के पीछे अवश्य कोई बात होगी, पारसनाथ क्या उठा। तभी मोना चौधरी भीतर आ गई। क्या बोला पेशीराम? जगमोहन ने पूछा। वो मिला नहीं, मोना चौधरी बोली। नहीं मिला? इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गया? देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। पेशीराम ने मुझे सतर्क रहने को क्यों कहा देवा? मोना चौधरी ने पूछा। पता चल जाएगा, देवराज चौहान बोला। देवा की माँ और बापू की आंखें मिली, परंतु वे दोनों खामोश ही रहे। पेशीराम किसी आने वाले खतरे से मुझे आगाह करके गया है, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। यह देवा की माँ का घर है, देवा के बापू का घर है। देवा की माँ मुस्कुराकर कह उठी। यहाँ पर मेहमानों पर, हमारी बहू बेटी पर कोई खतरा आएगा तो पहले उस खतरों को हमसे पार करना होगा। यहाँ की तो फिक्र नहीं कर महू मिन्नो। तभी मकान के बाहर से आहटें मिलनी शुरू हो गई, खासतौर से घोड़े के टापों की आवाज़ें। 2 से ज़्यादा घोड़े थे। कौन आ गया? सोहनलाल के होठों से निकला। मैं देखता हूँ। जगमोहन उठकर बाहर निकल गया। देवा की माँ ने मुस्कुराते हुए मिन्नो से कहा, मिन्नो, तेरे माँ बापू आए होंगे। यह सुनते ही मोना चौधरी उछलकर खड़ी हो गई। उनको तो वो भूल ही गई थी। तभी जगमोहन ने भीतर प्रवेश करते हुए मोना चौधरी से कहा, तुम्हारे माँ बापू आए हैं, शेरू और जमुना लाल के साथ। मोना चौधरी की आंखें चमक उठी। वो तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ी। बाकी सब भी तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गए। मोना चौधरी के माँ बापू का वहाँ आना क्या था, यहाँ रंगीनियाँ सी बिखर गईं। मोना चौधरी माँ से लिपट कर, बापू से लिपट कर देर तक रोती रही थी। उसके माँ बाप भी कम नहीं रोए थे। मोना चौधरी को उन सब ने पहली बार इस तरह रोते हुए देखा था। 20 मिनट तक यही सब कुछ चला था। फिर मोना चौधरी के माँ बापू नीलू और परसू से मिले।
उन्हें अपने गले से लगाया। उसके बाद वे दोनों सबसे मिले। देवराज चौहान ने उनके पाँव छुए। झुक झुक जियो बेटा। मोना चौधरी की माँ देवराज चौहान को अपने सीने से लगाते क्या उठी। देवा, तू पिछले जन्म में भी मेरा दामाद था, इस जन्म में भी। फिर उसे अपने से जुदा करती मिन्नू की माँ बोली। बेला ठीक तो है? जी माँ जी। देवराज चौहान क्या उठा। एकदम ठीक है। मिन्नू से मिलने गई थी। छोटा सा बच्चा कैसा है? मिन्नू के बापू ने मुस्कुराकर पूछा। एकदम ठीक। देवराज चौहान हंस पड़ा। बच्चे के बारे में जानना हो तो आप जग्गू से पूछें। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी की माँ और बापू का रूप थी मिन्नू। माँ और बापू को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो मोना चौधरी का चेहरा स्पष्ट हो जाता था। माँ की आँख तो बापू की नाक, माँ की गर्दन तो बापू का माथा, माँ की यानी बस इसी तरह ऊपर वाले ने मोना चौधरी को पैदा कर दिया था। बेला भी कुछ ऐसी ही थी। बेला कभी नहीं आई तुम लोगों के साथ? मोना चौधरी की माँ ने पूछा। माँ मैं कितनी बार आई पृथ्वी ग्रह से यहाँ, पर तेरे से कभी नहीं मिल पाई। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। माँ बाप की सिर हिले। इस बार पता नहीं कैसे दैविक शक्तियों ने हमें यहाँ पर कैसे इकट्ठा कर दिया। मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। पर कल सुबह ही हमें जाना होगा। हम यहाँ रुक नहीं सकते। ये जानकर उन्हें धक्का लगा कि ये मुलाकात सिर्फ एक रात के लिए है। पारसना पारसनाथ महाजन भी मिन्नू के माँ बापू से बातचीत कर रहे थे। अपने घर वालों का हालचाल पूछ रहे थे। सबकी बातें अपनी अपनी जगह थी। तभी देवा की माँ ने कमरे में प्रवेश करते हुए मिन्नू की माँ से कहा। खाना लगा दिया है, यहाँ आ जाओ। देवा की माँ, मोना चौधरी की माँ ने कहा। यहाँ सभी अपने ही बच्चे हैं, यहीं ले आ खाने को। मैं लाता हूँ। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। महाजन भी उठ गया। मिन्नू के माँ बाप ने खाना खाया। बातों का दौर जारी रहा। उन्हें खाना खिलाने के बाद देवा की माँ और बापू भी वहीं आ बैठे थे। बाहर बैठे शेरू और जमनालाल भी खाना खा चुके थे और अब वहीं पर सोने की तैयारी में थे। आखिरकार देवराज चांद के कहने पर 3:30 बजे सब सोने के लिए चले गए थे। कुछ वहीं पर ही लेट गए थे। सोने के लिए 2-2.5 घंटे ही मिले थे, क्योंकि सुबह 6 बजे सबने यहाँ से चल देना था। मोना चौधरी अपने माँ बापू के साथ एक कमरे में सो गई थी। अभी आधा घंटा ही हुआ था उन सबको सोए। चूँकि उन्हें 6 बजे रानी के किले की तरफ चल देना था, ऐसे में देवा की माँ ने उन सबको 5:30 बजे उठाने को कह दिया था। मात्र 2.5 घंटे की नींद लेनी थी उन्होंने। देवा के बापू ने उनके लिए सफ़र के वास्ते घोड़ों का इंतज़ाम कर दिया था, जो कि घर के आंगन में मौजूद थे। सारा वक्त बहुत अच्छा बीता था, परंतु सबको ये मलाल अवश्य था कि 225 बरस बाद वो सिर्फ एक रात के लिए ही मिल पाए हैं, जबकि उन्हें कई दिन साथ रहना चाहिए था। अब पूरे घर में सन्नाटा छा चुका था। हर कोई नींद में डूबा था। सोहनलाल और उसकी माँ भी पास पास ही गहरी नींद में पड़े थे। ऐसे में दानवीर और मेवा सिंह हाथों में तलवार थामे खतरनाक इरादों के साथ दबे पाँव भीतर घुस आए। मशालों का प्रकाश हर तरफ फैला था। वो दोनों रात के 11 बजे से इस इंतजार में मकान के बाहर दुबके पड़े थे कि कब ये लोग सोएं और वो तलवारों के साथ भीतर जाएं और मिन्नू की गर्दन काट दें, क्योंकि 225 साल पहले युद्ध मिन्नू की ही कोशिशों से शुरू हुआ था। पेशीराम को तो आम लोग गिनती में ही नहीं लेते थे, जबकि काफ़ी लोग पेशीराम को ही उस युद्ध का जिम्मेवार मानते थे कि पेशीराम की वजह से ही वह युद्ध छिड़ा था। दानवीर और मेवा सिंह की मोना चौधरी को ही जिम्मेदार मानते थे। सब बेहोशी के आलम में गहरी नींद में थे। मेवा सिंह और दानवीर तलवार हाथ में लिए नीचे सोए सबको पार करते हुए मोना चौधरी को तलाश कर रहे थे। पहला कमरा, दूसरा कमरा, फिर जब वे दोनों तीसरे कमरे में पहुंचे तो ठिठक गए। वहाँ मोना चौधरी गहरी नींद में पड़ी मिली। दाएं बाएं उसके माँ बाप नींद में थे। दानवीर और मेवा सिंह की आंखें खुली, आंखें मिली। आंखों में क्रोध नाच रहा था। दोनों ने आंखों ही आंखों में सहमति में सिर हिलाया। फिर वे तलवार संभाले मोना चौधरी की तरफ बढ़े। मात्र 3 कदम का फासला रह गया था। तभी खट की आवाज़ उभरी। दोनों चौंके। उन्होंने फौरन आवाज़ की तरफ देखा। वो देवा की माँ थी, जो कोने में पड़ी कुर्सी से अभी अभी उठी थी। उन दोनों को कठोर निगाहों से देख रही थी। वो दोनों हड़बड़ा से गए। देवा की माँ खाली हाथ थी, परंतु बेहद सतर्क नजर आ रही थी। तो वो दोनों तुम ही थे जो मिन्नू को मारने के लिए आने वाले थे। पेशीराम ने ठीक ही कहा था, देवा की माँ बोली। इसने देवा के खिलाफ युद्ध छेड़ा, मेवा सिंह ने कहना चाहा। तुम जानते हो मिन्नू को मैं अपने घर की बहू मानती हूँ। वो तो ठीक है माँ जी, पर दानवीर ने कहना चाहा। मैंने तुम दोनों से कुछ पूछा है। देवा की माँ की निगाह उन दोनों पर थी। हमें पता है कि आप मिन्नू को अपनी बहू मानती है। मेवा सिंह क्या उठा। मोना चौधरी और उसके माँ बाप अभी तक गहरी नींद में थे। इस पर भी तुम दोनों ने हमारे घर आकर गांव की बहू को जान से मारने की कोशिश की। दानवीर और मेवा सिंह की आंखें मिली। वो देवा की माँ से नज़रें चुराने लगे। अगर यहाँ आए मेरे बच्चों में से कोई उठ गया तो क्या तुम जिंदा बच सकोगे? दोनों कुछ ना कह सके। खैर तुम अपना काम करो, देवा की माँ ने सतर्क स्वर में कहा। काम? जो तुम करने आए थे? मैं तो खाली हाथ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मेरी फिक्र मत करो।
तुम लोग तलवारें संभालो, मिन्नों पर टूट पड़ो। इसके सिर, गर्दन, शरीर पर हर जगह वार करने शुरू कर दो। देवा की माँ के सर में वहशीपन भाव आ गए थे। दोनों के चेहरे डर से गए थे। मेवा सिंह तलवार फर्श पर गिराकर देवा की माँ के सामने हाथ जोड़े क्या उठा। हमें क्षमा कर दीजिए माँ जी। देवा की माँ की खतरनाक निगाह उन दोनों पर थी। दानवीर ने भी तलवार नीचे गिरा दी। सच में हमें अब मालूम है कि हम कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए माँ जी। तलवारें गिरने की आवाज़ सुनकर मोना चौधरी की आंख खुल गई। वो तुरंत उठ खड़ी हुई, कमरे में नज़र मारी और सारा मामला भाप लिया उसने। तुम दोनों? मोना चौधरी दानवीर और मेवा सिंह को देखकर क्या उठी। पेशी राम का इशारा इनकी तरफ था। पीछे से देवा के बापू की आवाज़ आई और इससे पहले कि दानवीर मेवा सिंह पीछे देखते, उन्होंने दोनों की गर्दनें एक एक हाथ में जकड़ ली। मेरी निगाह तब से ही इन पर थी जब से तलवारों के साथ उन्होंने हमारे घर में प्रवेश किया था। मैं भी बराबर इनके पीछे आ रहा था कि देखूँ तो सही ये क्या करते हैं। ये मिन्नों को ढूंढते हुए। मोना चौधरी का नींद से भरा चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने नीचे पड़ी तलवार उठा ली। मेरी बहू, मिन्नो बेटी, देवा की माँ ने शांत स्वर में कहा, इस मामले में तू ना पढ़। यह हमारे लिए, इन्होंने मेरी जान लेने की चेष्टा की है। अगर आप लोग पास ना होते तो? मिन्नो, ये मामला तेरा नहीं हमारा है, देवा की माँ ने गंभीर स्वर में कहा। कल दिन में गाँव की पंचायत के सामने इनकी बात रखी जाएगी। पंचायत इनका फैसला सुनाएगी और पंचायत की करता धरता मैं ही हूँ। मिन्नो, हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा ये गलती। देवा के बापू ने उनकी गर्दन छोड़ दी। हमें क्षमा कर दीजिए, दोबारा हम यहाँ से बाहर निकल जाओ। देवा की माँ ने कठोर स्वर में कहा, हमारी मुलाकात दिन में होगी। उन दोनों ने बहुत माफ़ी मांगी, परंतु उन्हें बाहर निकाल दिया घर से। घंटा और बचा है मिन्नो, तू सो ले, फिर तुझे सफ़र करना है, देवा की माँ ने कहा। दोपहर गुजर चुकी थी, अब शाम का वक्त आने वाला था। सूर्य की रोशनी लंबी होने लगी थी, पेड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे। बाकी रुस्तम और अर्जुन भारद्वाज के तेज कदम किले की तरफ उठ रहे थे। अब वो तक किलो आ जाइयो छोरे। बाकी क्या उठा? हाँ बाप, आ तो जाएला, पर अभी तक आई हो नहीं है। बाकीलाल राठौर ने चलते चलते अर्जुन भारद्वाज से पूछा, किलो आई हो नहीं अर्जुन भारद्वाज? आ जाएगा इसी तरह आगे। अर्जुन भारद्वाज ने कहना चाहा, तुमने किले का रास्ता तो ठीक पकड़े ला ना बाप? रास्ता ठीक है, ये मेरा अपना रास्ता रहा है। अभी चलते हुए 15 मिनट ही बीते थे कि एकाएक बाकीलाल राठौर टिटका। दोनों भी टिटके। वो रहा रानी का किलो। बाकीलाल एक तरफ हाथ उठाकर क्या उठा। दोनों ने बाकी की तरफ देखा। दूर, बहुत दूर किले के भीतर खड़ी 30 फुट की मूर्ति का अक्सर नजर आ रहा था। अर्जुन भारद्वाज की आंखें चमक उठी। रुस्ता राव ने वो मूर्ति देखने के पश्चात अर्जुन भारद्वाज से कहा, उस मूर्ति को पहचाना अर्जुन भारद्वाज? अर्जुन भारद्वाज एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने लगा। रुस्तम और बाकी भी उसके साथ चल पड़े। हम किले पर आ पहुँचे। अर्जुन भारद्वाज तेज स्वर में क्या उठा, मन ने ही वो मूर्ति देखी हो। बाकी छाती फुलाकर क्या उठा। एकाएक अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर व्याकुलता की छाप नाचती दिखाई दी। चेहरे पर दर्द के लक्षण दिखाई देने लगे। तुम परेशान क्यों हो रहे हो अर्जुन भारद्वाज? रुस्ता राव उसके चेहरे के भावों को पढ़कर क्या उठा। मेरी रानी, मेरी ज़िंदगी, वहाँ पर मेरा इंतज़ार करते 225 सालों से पत्थर की मूर्ति बनी पड़ी। अब तुम आ गए हो, सब वो ठीक हो जाएगा, बाकी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अर्जुन भारद्वाज की आंखों में आंसू चमक उठे। रानी को तो पता भी नहीं होगा कि वो पत्थर की मूर्ति बनी पड़ी है। अर्जुन भारद्वाज क्या उठा। जब उसे होश आएगा तो उसे ये 225 वर्षों का वक्त याद नहीं रहेगा। उसके लिए तो वही वक्त चालू हो जाएगा। उसे बताना तो होइला बाप कि तुम 225 बरस में कहाँ रहे। अब तुम यहाँ के नहीं, पृथ्वी ग्रह के वासी बन चुके हो। रुस्तम बोला। हाँ, मैं रानी के होश आने पर उसे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन क्या लेकिन भाई? क्या किले पर देवराज चौहान, मोना चौधरी और मुकुट पहुंच गया होगा? अर्जुन भारद्वाज क्या उठा। रुस्तम ने चलते चलते अर्जुन भारद्वाज पर निगाह मारी। नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा भाई, उस मुकुट को तो किले पर आना ही होवे। बाकीलाल लौटकर क्या उठा। ये बात तो ठीक बोला बाप। हम उस मुकुट के साथ ही इस ग्रह पर यानी कि अपनी ज़मीन पर आवे हो। ऐसे में मुकुट को तो किले पर आना ही होवे। मैंने पूछा है कि देवराज चौहान मोना चौधरी के साथ मुकुट किले पर पहुंच गया होगा? अर्जुन भारद्वाज ने पुनः पूछा। 10 मिनट तक हम किले पर पहुंचेगा बाप, वहाँ पता चल जाएगा। 10 मिनट अर्जुन भारद्वाज को बहुत लंबे लग रहे थे। छोरे, अगर वहाँ कोई ना हुआ तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्जुन भारद्वाज क्या उठा। आखिरकार तो सब किले पर ही पहुँचेंगे। बाकी और रुस्तम की निगाहें मिली। उन्होंने अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर छा गई कठोरता देखी। भीमा भी वहीं वहीं पहुँचेगा अर्जुन भारद्वाज, जब रानी जीवित हो जाएगी। बाकीलाल लौटकर क्या उठा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन भारद्वाज के दांत भिज गए। 225 सालों से उसने अवश्य कुछ नई ताकतें इकट्ठी कर ली होंगी। रुस्तम गंभीर स्वर में बोला। वो कितना भी ताकतवर हो जाए पर मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन भारद्वाज का चेहरा सुर्ख हो उठा। बाकीलाल राठौर ने रुस्तम से कहा, अपने पुजारी जी कहते हैं भयो
कि भीमा इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है कि भीमा अर्जुन भारद्वाज का कुछ नहीं बिगाड़। ये बात अर्जुन भारद्वाज पहले की बातों को सोच कर कह रहा हो, पर हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि भीमा 225 बरस से अकेला यहाँ पर पुजारी बनकर रहो। कुछ ताकतें उसने हासिल कर ली हो तो कहियो बड़ी बात नहीं। तुम ठीक हो बोलो बाप। तीनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किला अब सामने था। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कठोरता थी और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। भीमा इस बार मेरे हाथों से मरेगा, अर्जुन भारद्वाज कह उठा। उसके सर में वहशत शामिल थी। दोनों की निगाह अर्जुन भारद्वाज की तरफ उठी, फिर आपस में मिली। बाप, रुस्तम गंभीर सर में कह उठा। हाँ छोरे, बाकेलाल राठौर भी गंभीर दिखा। मेरे ख्याल में इस बात को हम आने वाले वक्त पर छोड़ेला भाई। बाकेलाल राठौर चुप रहा। तीनों के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किला बिल्कुल समीप आ चुका था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें सामने खड़ी दिख रही थीं। उन दीवारों के भीतर 30 फीट की बिना गर्दन वाली मूर्ति नजर आ रही थी, जो कि धूल से भरी पड़ी थी। किला नजर आ रहा था, जो कि धूल से भरा हुआ था, जैसे कई सौ सालों से उसकी सफाई नहीं हुई हो। लोगों का किले की तरफ आना बंद हो गया था जब से यह पत्थर में बदल गया था। रानी की सारी दौलत भी मिट्टी के रूप में आ गई थी। किले का हर कुआं बिल्कुल रुक गया था। उस तरफ चलो, अर्जुन भारद्वाज व्याकुल सर में कह उठा। वहाँ क्या हो गए? बाकेलाल राठौर ने गंभीर निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखा। उधर मुख्य द्वार है। तीनों किले की दीवार के साथ चलते चलते मुख्य द्वार पर आ पहुंचे। वे रुक से गए। वहाँ पर ऊंची दीवारों के साथ लगा लंबा चौड़ा रास्ता था, जहाँ बहुत बड़ा और विशाल दरवाज़ा लगा था, परंतु अब वहाँ दरवाज़ा ही नहीं था। दरवाजे का जो हिस्सा उस चारदीवारी के भीतर गिरा था, वो पत्थरों की भांति भीतर ही पड़ा था, और जो हिस्सा किले से बाहर गिरा होगा उसका कुछ भी पता नहीं था कि हवा के संग कहाँ का कहाँ उड़ गया था। ऊंची ऊंची किले के दोनों तरफ दीवारें बहुत दूर तक जा रही थीं। अंत देखने में भी पता नहीं चलता था। बहुत बड़ा किला था वो। अर्जुन भारद्वाज के पांव आगे बढ़े और किले के भीतर प्रवेश करता चला गया। रुस्ता राम ने भी कदम आगे बढ़ाया। दो ही कदम उसने उठाए कि पीछे से बाके ने उसकी बाँह पकड़ ली। रुस्ता राम ने ठिठक कर बाकेलाल राठौर को देखा। छोरे, कहीं हम भी पत्थर ना बन जाइयो। बाकेलाल राठौर गंभीर सर में क्या उठा। रुस्ता राम की निगाह अर्जुन भारद्वाज की तरफ उठी। अर्जुन भारद्वाज पलटकर गंभीर सर में बोला, अब किसी को कुछ नहीं होगा। वो असर तो उसी वक्त सिर्फ आधा ही घंटा रहा था। वे सब दरवाज़ा पार करते किले की सीमा को प्रवेश कर गए। यही वो जगह थी जहाँ चहल पहल हुआ करती थी। किले के द्वार से भीतर प्रवेश करते ही आगे जाकर यह रास्ता 5 रास्तों में बट रहा था। एक सीधा रास्ता था जो कि किले की तरफ जाता था, और वही आधा रास्ता पार करते ही 30 फीट ऊंची मूर्ति बनी नजर आ रही थी, जिसका सिर नहीं था। उसी सिर पर सोने और चांदी का बना वो मुकुट टंगा रहता था। उन 5 रास्तों पर आदमी, घोड़े, बग्गियाँ, औरतें, बच्चे और भी जाने क्या क्या नजर आ रहा था। एक रास्ता अस्तबल की तरफ जाता था। वहाँ घोड़े, बग्गियाँ खड़ी की जाती थी। एक रास्ता किले के पीछे उन रहने वाले क्वार्टरों की तरफ जाता था जो किले में काम करते थे। हमेशा यहीं रहते थे और किले की रखवाली भी करते थे। सेनापति दयाल सिंह ये सब काम संभालता था। अर्जुन भारद्वाज की आगे बढ़ती हुई भीगी निगाह हर तरफ जा रही थी। पुतले बने लोग लड़ रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ गिरे हुए थे। वहाँ पर उस जगह का अपना ही माहौल छाया हुआ था, लेकिन सब कुछ खामोश था, एकदम शांत, चुपचाप की तरह। उन बुतों से बसते हुए वे तीनों 10 मिनट में किले के पास आ पहुंचे थे। बाप, रुस्ता राव हर तरफ देखता क्या उठा। इधर तो तगड़ा झगड़ा हुएला बाप। अर्जुन भारद्वाज भी तब इधर ही हो वो। हम उधर कहाँ जाइए बाप। आगे बढ़ते हुए अर्जुन भारद्वाज क्या उठा। रानी के पास। सर में भर्राट आ गई थी। वो मेरा इंतज़ार कर रही है। रुस्तम बाकी की आंखें मिली, परंतु वे चुप रहे। अर्जुन भारद्वाज के साथ चलते चलते वे दोनों भी उस बहुत बड़े हॉल कमरे में आ पहुंचे। यहाँ का रंग रूप देखते ही बनता था। हालांकि हर चीज़ पर धूल जमी हुई थी, लेकिन वहाँ 20 से ऊपर लकड़ियाँ थीं। लेकिन वहाँ 20 से ऊपर लड़कियां थीं जो कि अपने ही किसी न किसी काम में मशगूल थीं। एक चेयर पर रानी बैठी थी, आरामदेह चेयर पर, और पास में तारा झुकी उससे कुछ कह रही थी, परंतु वे सब पत्थर की मूर्तियां बनी हुई थीं। अर्जुन भारद्वाज रो पड़ा और नीचे बैठते हुए रानी की गोदी में सिर रखकर रोने लगा। रुस्तम और बाके ने अर्जुन भारद्वाज को रोने दिया कि इससे उसका गुस्सा कुछ तो हल्का होगा। छोरे, बाकेलाल लटर कमरे में दूर दूर तक निगाह दौड़ाता क्या होता। ये कमरो तो बहुत शानदार हो वो। अभी तुम देखेला बाप। वो कैसे? मुकुट उसकी गर्दन पर रखने के बाद जब देवराज चौहान और मोना चौधरी मंत्रों का जाप करेंगे, जब मुकुट गर्दन पर सेट हो जाएगा और मंत्रों का जाप खत्म होगा, तो यहाँ की हर चीज़ जिंदा हो जाएगी। रुस्तम क्या उठा। तुम ठीक हो ही बोलो, लेकिन बाप, तब भीमा अवश्य यहाँ आएला। दोनों की निगाह मिली। भीमा इन दोनों का मिलन नहीं होने देगा बाप। भीमा क्या करेगा छोरे? वो कोई ऐसी बात रखेगा कि अर्जुन भारद्वाज उसे पूरा ना कर सके। भीमा आज का पुजारी है तो अर्जुन भारद्वाज पहले का पुजारी है। बड़ा पुजारी अर्जुन भारद्वाज ही तो होवे। भीमा यहाँ अवश्य आएगा। इस किले को जीवित होते देख भीमा तो यहाँ आवे ही आवे। बाकेला लठौर ने सिर हिलाया। भीमा ऐसा कुछ करेला बाप कि जिससे कि पुजारी और रानी मिल ना सके।
हम साले भीमा को वोट देंगे। बाकेला लठर का चेहरा गुस्से से धधक उठा। भीमा के पास इतनी ताकत तो होइला कि वो मारे हत्थे नहीं चढ़ सके। बाके कठोर निगाहों से रुस्ता राव को देखे जा रहा था। इस बारे में देवराज चौहानी कोई फैसला कहते कहते रुस्ता राव टिटका। उसकी आंख अर्जुन भारद्वाज पर जा टिकी, जो रानी की गोद से सिर उठाए हुए नहीं देख रहा था। आंखें आंसुओं से भरे हुए थे। बाके ने भी अर्जुन भारद्वाज को देखा। अर्जुन भारद्वाज पत्थर बनी रानी के पास से उठते हुए बोला, तुम दोनों भीमा को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? क्योंकि किला जिंदा होते ही या ये होएला बाप? तो आने दो उसे। अर्जुन भारद्वाज की आंखें सुलग उठी। वह ऐसा कुछ करेगा कि तुम रानी से दूर हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये जानते हो तुम? अर्जुन भारद्वाज क्रोध से धधक पड़ा। दोनों की निगाह अर्जुन भारद्वाज पर जा टिकी। ऐसा रूप वो पहली बार अर्जुन भारद्वाज का देख रहे थे। मैं यहाँ अपनी रानी को ले जाने के लिए आया हूँ और भीमा को ख़त्म करने आया हूँ, जिसने एक समय में मुझे तहस नहस करके रख दिया था, मुझे पृथ्वी ग्रह पर भेज दिया था। अर्जुन भारद्वाज की आवाज़ में खूंखारता भर आई थी। दोनों गंभीरता भरी निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखे जा रहे थे। भीमा मेरे हाथों से ही मरेगा। अर्जुन भारद्वाज का सर दोनों का दहला गया था। आपुन तेरे साथ होइला बाप। पृथ्वी से आए सब लोग तुम्हारे साथों हो गए अर्जुन भारद्वाज। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कठोरता भरी खूंखारता भरी हुई थी। हौसला रखना बाप, हम सब तेरे साथ हैं। अर्जुन भारद्वाज पूरी तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक अपने पर काबू पा चुका था। इस किले को हमने साफ करना है। अर्जुन भारद्वाज नजरें घुमाता कठोर स्वर में क्या उठा। पूरे किले को? ये तो बहुत लंबो काम हो जाइयो भाई। बाकेलाल राठौर ने गहरी सांस लेकर कहा, सफाई का आरंभ हम इसी कमरे से करेंगे और लेकिन अब तो शाम होने वाली है, अपन थकेला भी है। आज आराम करेगा और कल सुबह से तुम लोग आराम करो। अर्जुन भारद्वाज एक तरफ बढ़ता क्या उठा, मैं सफाई पर लग रहा हूँ। मजबूरन रुस्तम और बाकी को भी अर्जुन भारद्वाज का साथ देना पड़ा। अगले दिन 12 बजे तक उन तीनों ने रानी का रूम चमका कर रख दिया था। सब मिट्टी धूल हर तरह का कचरा सब कुछ साफ कर दिया था। अब हर एक चीज़ स्पष्ट नजर आ रही थी। बाकी और रुस्तम कमरे की हालत देखकर दंग रह गए थे। अर्जुन भारद्वाज बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने पीछे की खिड़कियां खोलकर पीछे लगे हलवाइयों के बुत दिखाए थे, जो चूल्हे पर बर्तन रखे शादी के लिए साजो सामान बना रहे थे। परंतु भीमा द्वारा वो मुकुट किले से बाहर ले जाने के साथ ही वो सब बुत बन गए थे। रुस्ता राव और बाकेला लठौर के लिए सब कुछ नया था। रात अंधेरा होते ही वो गहरी नींद में डूब गए थे। सुबह 6 बजे उठने के बाद वो फिर काम पर लग गए थे। खाने को कुछ नहीं था तो बाके बाहर लगे पेड़ों से फल तोड़कर ले आया था। अब रानी भी कुर्सी पर बैठी चमक रही थी और पास खड़ी तारा भी। रुस्ता राव अर्जुन भारद्वाज से क्या उठा, ये कमरा तो चकाचक हो गया बाप। अर्जुन भारद्वाज ने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, देवराज चौहान मोना चौधरी ना जाने कब आएंगे यहाँ। वो इधर ही आई हो। बाकेलाल लठौर क्या उठा। अर्जुन भारद्वाज ने बाकी को देखा। वो पहली फुर्सत मिलते ही इधर आएगा। बाकी ने गंभीर स्वर में कहा, और मोना चौधरी? वो भी इधर ही आएगी बड़ी। पर मोना चौधरी ना भी आए या दोनों में से कोई एक भी आएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा बाप, रुस्ता राव बोला। नहीं, वो मंत्र दोनों ही पढ़ सकते हैं, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों का मतलब? दोनों का मतलब हो तुम्हारा? उन मंत्रों का जाप करने के लिए मोना चौधरी और देवराज चौहान इकट्ठे चाहिए, क्योंकि वो मंत्र ऐसे हैं, उनका आधा हिस्सा देवराज चौहान जानता है तो बाकी का आधा हिस्सा मोना चौधरी जानती है। ओह, ये तो नई बात पता लगो हमें। इसलिए उन दोनों का यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, अर्जुन भारद्वाज ने कहा। वो इधर ही आवे हैं। ये भी ये बता कि अब क्या साफ़ करें, बाकी ने पूछा। किले के भीतर से शुरू किया है तो पहले किला साफ़ कर लें, उसके बाद बाहर से। यह किला तो साफ़ करते करते अपन को भी 20-25 दिन लगेगा बाप। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुरा उठा। छोरे, ये तो मुस्कुराते भी हैं। बाकेलाल लठौर मुस्कुरा कर क्या उठा। किले के जीवित होने का समय नज़दीक आवे है तो अर्जुन भारद्वाज मुस्कुरावे क्यों ना बाप। आओ किले का दूसरा कमरा पकड़ें। अर्जुन भारद्वाज कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुमने कभी देवराज चौहान को देखा है, बाकेलाल लठौर ने पूछा। कई बार। मोना चौधरी को देखे बाप? हाँ, उसे भी देखा है। गोवा में वो मेरे हाथ से बच निकली थी। अर्जुन भारद्वाज ने गहरी सांस ली। अगर पकड़ी जाती तो तुम क्या कर लेते, या ये? अर्जुन भारद्वाज गहरी सांस लेकर रह गया। सुना है कि जो अपराधी होवे और कानून की गिरफ्त से बचता रहे तुम उसके चुपके से शूट कर देते हो बाप। अब तो तुम्हारा निशाना देवराज चौहान और मोना चौधरी होइला, उनका निशाना भी लेना बाप। अर्जुन भारद्वाज ने चलते चलते मुस्कुराकर दोनों पर निगाह मारी, पर बोला कुछ नहीं। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर कमरे को चमकाने लग गए। बाप, कुछ खाने को ला दे, रुस्ता राव कह उठा। उसके लिए मुझे किले से बाहर जाना। ले आ बाप, पेट भर जाएगा। रुस्ता राव अपने पेट पर हाथ फेरता कह उठा। बाकेलाल लठौर बाहर निकलता चला गया। दोनों किले के उस कमरे को साफ करने में लग गए थे। तभी रुस्ता राव अर्जुन भारद्वाज से कह उठा, मान लो कि देवराज चौहान और मोना चौधरी यहाँ पर आ गए। अर्जुन भारद्वाज उस टेबल को साफ करने में लगा रहा। मान लो कि उनके साथी भी यहाँ आ गए। अर्जुन भारद्वाज अपने काम में व्यस्त रहा।
वो सब यहाँ आ गए लेकिन रामन नहीं आया तो? रुस्ता राव ने कहकर गंभीर निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखा। अर्जुन भारद्वाज के हाथ रुक गए। उसने रुस्ता राव को देखा। चेहरा कठोर होता चला गया। और उन सबके पास वो मुकुट ना हुआ तो? अर्जुन भारद्वाज के होठों से आह निकली। कठोर चेहरे पर दरिंदगी आ गई। काश ये पृथ्वी ग्रह होता। अर्जुन भारद्वाज के होठों से भिजा स्वर निकला। तब क्या कर लेते तुम? रुस्ता राव गंभीर हो उठा। तब रावण को मैं और मेरे साथी ढूंढ लेते और अब तक वो कब का ऊपर पहुंच। पृथ्वी ग्रह की बात है, वहीं के लिए रहने दो। मैं इस ग्रह की बात कर रहा हूँ, रुस्ता राव गंभीर स्वर में बोला। अर्जुन भारद्वाज ने खतरनाक निगाहों से रुस्ता राव को देखा। रुस्ता राव अभी तक खड़ा अर्जुन भारद्वाज को देखे जा रहा था। रामन अवश्य भीमा के पास गया होगा। अर्जुन भारद्वाज कठोर स्वर में क्या उठा। मुकुट भीमा के पास होगा तो रामन और भीमा को मुकुट इधर लाना ही होगा। ये ज़रूरी तो नहीं कि वो मुकुट इधर लाएं। हो सकता है भीमा मुकुट को अपने पास ही रख ले। ऐसा वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ देवराज चौहान और मोना चौधरी के यहाँ होने पर ही उस मुकुट को किले की बुत की गर्दन पर लगाया जा सकता है। और देवराज चौहान मोना चौधरी यहाँ रहने वाले नहीं। हम सबको कभी भी पृथ्वी ग्रह पर वापस जाना पड़ सकता है। ऐसे में भीमा अवश्य चाहेगा कि देवराज चौहान और मोना चौधरी का फ़ायदा उठाया जाए। अर्जुन भारद्वाज बोला। रुस्ता राव ने अपना गंभीर सिर हिलाया। अभी तक भीमा ने शादी नहीं की। जानते हो क्यों? रुस्तम की निगाह अर्जुन भारद्वाज पर थी। क्योंकि भीमा भी रानी को पसंद करता है, लेकिन रानी मुझे पसंद करती है। अब वो पुजारी बन चुका है। ऐसे में वो चाहेगा कि रानी फिर जिंदा हो जाए और मेरा और उसका मुकाबला हो रानी के लिए। अर्जुन भारद्वाज गंभीर हो गया। मतलब कि आने वाले वक्त को तुम पहचान रहे हो अर्जुन भारद्वाज? रुस्ता राव ने गंभीर स्वर में कहा। आने वाला वक्त कुछ ऐसा ही होगा रुस्तम। मुकाबला कर सकोगे भीमा का? अवश्य। 225 वर्षों के दौरान उसने पुजारी बनकर कुछ ना कुछ या बहुत शक्तियां भी हासिल कर ली होंगी। अर्जुन भारद्वाज के दांत भिज गए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब ऐसा वक्त आया तो मैं देख लूँगा। अर्जुन भारद्वाज कठोर स्वर में क्या उठा। और रामन? वो इसी लोक में मरेगा मेरे हाथों। उसने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। वो ना करता तो कोई दूसरा करता अर्जुन भारद्वाज। किसी को तो भीमा ने मुकुट के साथ पृथ्वी ग्रह पर भेजना ही था। अर्जुन भारद्वाज की कठोर निगाह रुस्तम के चेहरे पर जा टिकी। कहा कुछ नहीं। देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन महाजन, सोहनलाल, पारसनाथ के घोड़े तेजी के साथ उस जंगल भरे रास्तों को पार करते आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों की छाया के भीतर से ठंडी हवा उनके जिस्मों को छू रही थी। 6 घंटों से लगातार उनके घोड़े दौड़ रहे थे। अब दिन के 12 बज चुके थे। सूर्य सिर पर पहुंच चुका था। जब से ये सफ़र हुआ जब से ये सफ़र शुरू हुआ तो तभी से देवराज चौहान और मोना चौधरी की निगाह रह रहकर जगमोहन पर जा रही थी। परंतु जब से ये सफ़र शुरू हुआ था तभी से जगमोहन चुप था। हर कोई कभी ना कभी कुछ बोल देता था, परंतु जगमोहन चुप था। उसके चेहरे पर गंभीरता की चादर पड़ी थी। उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला था। 6 घंटे के सफ़र में कुछ ना कहना मायने रखता था। ये बात देवराज चौहान ने भी महसूस की और मोना चौधरी ने भी। बाकी और किसी ने यह बात महसूस नहीं की थी। देवा, कितना वक्त है किला आने में? मिन्नो ने पूछा। कुछ देर, 2 घंटे हैं अभी, देवराज चौहान ने कहा। आगे बहुत बड़ा तालाब आने वाला है, मोना चौधरी ने कहा। थोड़ी देर वहीं पेड़ों की छाँव में रुक जाते हैं। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। घोड़ों को भी आराम मिल जाएगा। ये बात महसूस की कि जब से हमने किले का सफ़र शुरू किया तब से जगमोहन कुछ नहीं बोला। जानता हूँ मिन्नो, देवराज चौहान गंभीर हो गया। दोनों दौड़ते घोड़े पर धीमे स्वर में बात कर रहे थे। मालूम है तेरे को? हाँ, सिर्फ एक को ही तो जगमोहन ने पसंद किया था। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। तारा को। हाँ, रानी की सबसे खास सेविका तारा। देवराज चौहान क्या उठा। वो किसी न किसी बहाने से इस किले में भी आया करता था कि तारा से 2 बातें हो जाएंगी। तारा भी उससे मिलकर खुश होती थी। परंतु तारा मेरी सहेली थी। इससे पहले कि जगमोहन और तारा की शादी हो पाती हम में युद्ध छिड़ गया था, मोना चौधरी बोली। उस युद्ध के बाद इन दोनों का मिलन कभी नहीं हुआ मिन्नो। मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान पर गई। शायद इन्हीं बातों के बारे में जगमोहन सोच रहा है, मोना चौधरी बोली। हाँ, वो यही सब कुछ सोच। मैं इन दोनों का मेल करा दूंगी देवा। ऐसा तभी संभव हो सकता है कि अगर तारा के जीवन में कोई दूसरा ना आया हो, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं बात करूंगी तारा से। जगमोहन से पहले बात करना ज़रूरी है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है देवा, मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। अभी हम कुछ देर के लिए तालाब के किनारे पेड़ों की छाँव में रुकेंगे। तब तुम जगमोहन से बात करके देखना कि क्या उसके दिलो दिमाग में तारा है या नहीं। कुछ देर बाद यानी 20 मिनट में वे लोग तालाब के किनारे जा रुके। सबने घोड़े छोड़ दिए। घोड़े घास चरने लगे। बाकी सब बारी बारी कपड़े उतारकर अंडरवियर पहने तालाब में उतर गए। मोना चौधरी एक पेड़ की छाँव के नीचे आंखें मूंदे लेट गई। जगमोहन दूसरे पेड़ की छाँव में जा लेटा। देवराज चौहान जगमोहन के करीब जा बैठा और मुस्कुराते हुए बोला। तारा के बारे में सोच रहे हो?
जगमोहन ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। तुम्हें याद है तारा? जगमोहन के होठों से निकला। तुमने उससे प्यार किया था, फिर क्यों ना याद होगी? वो भी तो मुझसे प्यार करती थी। जगमोहन बेचैन उठा। जानता हूँ मैं। जगमोहन व्याकुलता से कह उठा। इससे पहले कि हमारा ब्याह हो पाता हम एक हो पाते, दो बातें एक साथ हो गई। कौन सी बात है? मिन्नो और हमारे बीच युद्ध खड़ा हो चुका था। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान की निगाह जगमोहन पर थी, और इसी बीच ये किला, यहाँ का सब कुछ पत्थर बनने जा रहा था। हाँ, कुछ दिनों का फासला रहा था इन दोनों बातों के होने में। देवराज चौहान का सर गंभीर हो गया। तारा आज भी वैसी की वैसी खूबसूरत होगी। उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा मर्द दूसरा मर्द? जगमोहन की आंखें देवराज चौहान पर जा टिकी। ये कैसे हो सकता है? तुम ठीक कहते हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त के आसपास ही किला पत्थर में तब्दील हो गया था, जब हम में और मोना चौधरी में युद्ध छिड़ा था। भीतर का हर इंसान पत्थर में तब्दील हो गया था। तारा भी? जगमोहन के चेहरे पर दुख भरी छाया उभरी। क्या तारा उस वक्त किले के भीतर थी? अवश्य। जगमोहन दृढ़ स्वर में क्या उठा, क्योंकि रानी और तारा आपस में नौकर नहीं सहेलियाँ थीं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहती थी। तभी तो मुझे तारा से मिलने यहाँ आना पड़ता था। गांव तो वो आती ही नहीं थी। वो तारा भी पत्थर बनी किले में मौजूद होगी। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। तभी मोना चौधरी उसके पास ही आ बैठी। इसे भी याद है जगमोहन तारा के बारे में? देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। इस बार भी मैंने इससे पूछा था कि शादी क्यों नहीं की, कोई लड़की है नज़र में, तो मेरी बात टाल गया। तो मैंने भी इससे दोबारा नहीं पूछा। यही सोचा था कि किले पहुंचकर ये तारा की बात ज़रूर करेगा। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। जगमोहन की निगाह मिन्नों पर गई। लेकिन तू फिक्र नहीं कर, मैं तारा से तेरी बात कर, मोना चौधरी ने कहना चाहा। बात करनी मुझे भी आती है मिन्नो। मोना मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। सच में? तारा से मेरी बात हो चुकी है। जगमोहन की आंखों में पानी छलक उठा। देवा और मिन्नो की नज़रें मिली। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? मिन्नो गंभीर हो उठी। पहले कहता भी तो क्या कहता? पहले हमारे सामने किले का मामला ही नहीं आया। चांद और सूरज का मुकुट सामने ही नहीं आया। अर्जुन भारद्वाज सामने नहीं आया। जुगल किशोर यानी रामन सामने नहीं आया। इस बार जो भी घटित हुआ वो सब कुछ पहले नहीं हुआ। किले को पत्थर से इंसानी रूप में हम कैसे बना सकते थे? जगमोहन गंभीर स्वर में क्या उठा। पर अब हमारे पास हर तरह का सामान है, हर तरह का इंसान है। वो मुकुट भी हमारे साथ इस दुनिया में आ गया है। तुम दोनों भी साथ हो। अब हम किले को आसान इंसानी रूप में बदल सकते हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर मोना चौधरी से कहा। जगमोहन ने हर बात ठीक कही है मिन्नो। हाँ देवा, जग्गू की सब बातें सही हैं, मिन्नो कह उठी। तारा मुझे सामने पाकर ठगी रह जाएगी। जगमोहन की आंखों में पानी छलक उठा। देवराज चौहान गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। मिन्नो गहरी सांस लेकर रह गई। वो हैरान हो जाएगी कि मैं सामने कैसे आ गया। वो समझ ना पाएगी कि ये सब हो गया है। उसे तो मालूम भी नहीं होगा कि हम अब यहाँ के नई पृथ्वी ग्रह के वासी हैं, और यहाँ के काम निपटाकर हम वापस चले जाने वाले हैं। जगमोहन का सर डबडबा रहा था। हमसे तारा और रानी को ढेरों नई बातें पता चलेंगी। हाँ जग्गू, तारा के लिए सब कुछ नया ही होगा, मोना चौधरी कह उठी। और रानी के लिए भी, देवा ने कहा। किले की रानी? हाँ, किले की रानी, देवा ने गंभीर स्वर में कहा। उसे तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ का पुजारी अर्जुन भारद्वाज मुकुट को पाने की खातिर रामन के पीछे पीछे पृथ्वी ग्रह पर चला गया और वहीं गवासी बन बैठा। उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि हमारे युद्ध में हज़ारों जानें चली गई थी, क्योंकि वो तो तब तक पत्थर बन चुकी थी। तू ठीक कहता है देवा, किले की रानी के लिए ये सब बातें नहीं होंगी। जगमन पुनः कहीं सोच में डूब गया। जग्गू मेरे दोस्त, देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हम अगले 2 घंटों में किले पर पहुंच जाएंगे। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। वहाँ तू बुद्ध बनी तारा को देख सकेगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मैं तुझे बता दूंगी कि कौन सी तारा है। वो मेरी सहेली है, मैं खुद पहचान लूँगा। जगमोहन ने मोना चौधरी को घूरा। सच में? मोना चौधरी मुस्कुराई। उसे मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान आ ठहरी। जगमोहन भी किसी लड़की का दीवाना हो सकता है, ये मैंने पहली बार देखा है। देवराज चौहान को देखते जगमोहन के होठों पर मुस्कान उभरी, फिर लुप्त हो गई। देवा, मिन्नो क्या उठी। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा। वहाँ हमें मुकुट लगाने से पहले अच्छी तरह किले की सफाई करनी होगी। हाँ, जब तक हम किले की सफाई नहीं करेंगे तब तक मुकुट हमारे मंत्रों के पश्चात प्रकाश नहीं छोड़ेगा। उस किले की सफाई करने में तो कई दिन लग जाएंगे, मोना चौधरी कह उठी। चाहे कितने भी दिन लग जाएं, हमें किले को अच्छी तरह से साफ करना होगा। लेकिन तभी जगमोहन कह उठा। अब तक हमें रुस्तम राव, बाकेलाल राठौर और अर्जुन भारद्वाज नहीं मिले, रामन भी नहीं मिला। ये आखिर कहाँ हो सकते हैं? रामन तो यानी जुगल किशोर भीमा के पास जा पहुंचा होगा, और बाकी तीनों देर सवेर में हमें किले पर ही मिलेंगे। हाँ, मोना चौधरी क्या उठी। रुस्तम राव, बाकेलाल राठौर और अर्जुन भारद्वाज पहला मौका मिलते ही हमें किले पर ही मिलेंगे। वो जानते हैं मुकुट जहाँ भी होगा उसे किले पर ही लाया जाएगा। देवराज चौहान और जगमोहन सिर हिलाकर रह गए।
जुगल किशोर यानी रामन की बीती रात सुहागरात थी। यूं पृथ्वी ग्रह पर ऐसी कई रातें बिताई थी उसने, परंतु वो रात सिर्फ सुबह तक ही होती थी। उसके बाद मामला खत्म। परंतु ये ब्याह के बाद की पहली रात थी, उसकी बीवी रोशी के साथ पहली रात थी। रोशी की ये पहली रात थी किसी मर्द की बाहों में, शयन कक्ष में। दोनों के दिलों पर रात भर में क्या हुआ ये तो वही जानते थे। सतलजा के घर पर ही थे, एक कमरे में बंद थे दोनों। कोई शोर जुगल किशोर और रोशी के कानों में नहीं पड़ा था। दिन के 11 बजे सतलजा ने जुगल किशोर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कोई आवाज़ नहीं आई। दूसरी बार फिर तीसरी बार खटखटाया तो भीतर से नींद भरा जुगल किशोर का स्वर कानों में पड़ा। कौन है? सतलजा बाहर आ जरा। सतलजा बाहर आ जरा, सतलजा ने कहा। अभी? हाँ, भीमा का बुलावा आया है, आता हूँ। 5 मिनट बाद जुगल किशोर धोती कुर्ता पहने बाहर निकला। एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए। रात कैसी बीती? सतलजा हंसकर बोला। रातें तो बहुत बीती, पर ऐसी रात पहली बार ही बीती। जुगल किशोर मुस्कुरा रहा था। बात है, फिर पहले भीमा के पास चलते हैं, उसका आदमी हमें बुलाने को आया था अभी। बात क्या है? उस आदमी ने बताया था कि किले पर नजर रख रहा है, 3 में से एक आदमी अभी आकर भीमा से मिला है। जुगल किशोर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या बात हुई रामन? इसका मतलब वो लोग किले पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। किले पर? तभी तो वो आदमी यहाँ यही खबर देने आया है। क्या पता ये बात ना हो, सतलुजा बोला। कोई दूसरा मामला? बात वही है जो मैंने कही है, चल भीमा के पास चलें। तभी सतलुजा की बीवी वहाँ पहुँचते ही कह उठी। दूल्हे साहब, आप कहाँ? हम भीमा के पास होकर आते हैं, उसका आदमी बुलाने आया था, सतलुजा बोला। उसकी बीवी सिर हिलाकर रह गई। सतलुजा और जुगल किशोर भीमा की ऊपरी मंजिल के उसी कमरे में खड़े थे। एक और आदमी जिसका नाम ओझा था, उसे पहले ही वहाँ खड़ा पाया था। वे दोनों भी वहाँ पहुँचे थे। तभी वहाँ भीमा ने प्रवेश किया। उसके सिर के बाल गर्दन तक आ रहे थे, चेहरा चमक रहा था, माथे पर तिलक लगा था, चेहरे पर सामान्य भाव थे। तो मैं नींद से उठाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, भीमा ने मुस्कुराकर कहा। मुझे तो वैसे ही उठने में देरी हो, अभी कुछ दिन तो तुम्हारी सुबह दोपहर में ही होनी चाहिए। भीमा हंसा। जुगल किशोर मुस्कुराया। सतलजा ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। ओझा शांत भाव से खड़ा रहा। फिर भीमा के चेहरे पर सामान्य भाव आ गए। ओझा अपने 2 साथियों के साथ रानी के किले की निगरानी पर लगा था, भीमा बोला। और अब वहाँ पर लोग पहुँचने शुरू हो गए, जुगल किशोर के होंठों से निकला। हाँ, भीमा ने सिर हिलाया। कौन कौन लोग पहुँचे हैं वहाँ? सतलजा के होंठों से निकला। अर्जुन भारद्वाज किले पर पहुँच चुका है। पुजारी जी? सतलजा के होंठों से निकला। जुगल किशोर की आंखें सिकुड़ी। पहले वाले पुजारी जी? भीमा मुस्कुराया। जी हाँ, पहले वाले पुजारी जी। सतलजा फौरन संभला। तभी दरवाजे पर आहट हुई और बूंदी ने भीतर प्रवेश किया। पुजारी जी को मेरा नमस्कार, बूंदी ने थोड़ा सा झुककर कहा। आओ बूंदी। बूंदी थोड़ा सा आगे आकर ठिठक गया। अर्जुन भारद्वाज किले पर आ पहुंचा है, जुगल किशोर ने बूंदी से कहा। ओह, साथ में 2 और भी हैं, ओझा ने कहा। 2 और? जुगल किशोर ने ओझा को देखा। वो दिखने में कैसे दिखते हैं? ओझा ने बांके और रुस्तम के हुलिये बताए। बांके और रुस्तम? जुगल किशोर के होंठों से निकला। ये दोनों कौन है? मैंने इनका नाम नहीं सुना, भीमा क्या उठा। ये भी यहाँ के ही लोग हैं, जुगल किशोर बोला। तो ये तीनों किले पर आ पहुँचे हैं? सतलुजा ने पूछा। ओझा ने सिर हिलाया। इनके पास मुकुट था? जुगल किशोर ने पूछा। मुकुट? ओझा ने पूछा। रामन का कहना है कि उनके पास वो मुकुट था जिससे रोशनी निकलती है, सतलुजा ने पूछा। नहीं, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पक्का? हाँ पक्का जी। तो अब वे लोग किले पर पहुंचने शुरू हो रहे हैं, बूंदी बोला। और किसी के पास वो मुकुट भी होगा? मुकुट मैं सोहनलाल के पास छोड़ आया था, जुगल किशोर क्या उठा। वो लोग किले पर पहुंचना शुरू हो गए, भीमा बोला। तो हमें भी वहां पहुंच जाना चाहिए। सबकी निगाह भीमा पर जा टिकी। इतनी जल्दी मत करो भीमा, जुगल किशोर क्या उठा। क्या मतलब रामन? भीमा ने जुगल किशोर को देखा। उन लोगों को वहां पहुंचने दो, जुगल किशोर गंभीर स्वर में बोला। देवा और मिन्नो को पहुंचने दो, उस मुकुट को पहुंचने दो, उस किले में फैले गंद को साफ करने दो। इन कामों को उन्हें 10-12 दिन लग जाएंगे। हमारे वहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त है भीमा। ओझा की सोच भरी निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर टिकी। मैं ये बात तुम पर छोड़ दूँ रामन? भीमा ने पूछा। ये ठीक रहेगा, जुगल किशोर ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारे भरोसे रहें और तुम हमें वहाँ पहुँचाने में देर लगा दो। भीमा, क्या तुम समझते हो कि मेरे से ऐसा होगा? जुगल किशोर हंसा। भीमा मुस्कुरा पड़ा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बात पर पक्के रहते हो। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। ओझा से कहें कि किले की सब खबर आपके साथ साथ मुझे भी देता रहे। ओझा, अब तुम ऐसे ही करना, भीमा ने कहा। मैं ऐसे ही करूँगा। जब हम किले की ओर जाएंगे तो रोशी भी हमारे साथ जाएगी, जुगल किशोर बोला। रोशी? भीमा की निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर जा टिकी। हाँ भीमा, रोशी बहुत खतरनाक योद्धा है, उसे औरत मत समझना। आप खुद भी ये बात जानते हैं, जुगल किशोर ने सामान्य स्वर में कहा। आप चाहें तो बेहतरीन योद्धा से उसका मुकाबला आज ही उससे करा सकते हैं, वो हमारे लिए योद्धा का काम करेगी। मैं जानता हूँ रोशी को,
अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं तो रोशी हमारे साथ चल सकती है, भीमा ने सरल स्वर में कहा। शुक्रिया भीमा, जुगल किशोर मुस्कुराया। रोशी अब तुम्हारी है, भीमा मुस्कुराया। उसके बारे में तुम जो भी फैसला करोगे वो ठीक ही करोगे। जुगल किशोर ने भीमा के सामने थोड़ा सा सिर झुकाया। भीमा ने ओझा से कहा, तुम अब रानी के किले पर वापस जाओ, वहाँ पर नज़र रखो। हर नई खबर को यहाँ मुझे और रामन को देते रहो। जी पुजारी जी, कहने के साथ ही ओझा बाहर निकलता चला गया। भीमा जुगल किशोर को देखकर मुस्कुराया। जुगल किशोर भी मुस्कुराया। जानते हो रामन कि मैं क्या सोच रहा हूँ? भीमा हंसकर उठा। क्या भीमा? यही कि मैं अर्जुन भारद्वाज की गर्दन किस प्रकार तोड़ूंगा। जुगल किशोर ठठाकर हंस पड़ा। सतलुजा और बूंदी में मुस्कुरा पड़े। मैं जानता हूँ कि अर्जुन भारद्वाज की गर्दन आप शीघ्र ही तोड़ने वाले हैं। जुगल किशोर हंसी रोकते हुए क्या उठा। सतलुजा और जुगल किशोर भीमा के यहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ गए। तुम रोशी को क्यों साथ ले जाना चाहते हो? सतलुजा ने गंभीर स्वर में पूछा। जुगल किशोर ने मुस्कुराकर सतलुजा को देखा। रोशी यहाँ भी तो रह सकती है, सतलुजा ने पुनः कहा। उसका मेरे साथ ही रहना ठीक है। जुगल किशोर गंभीर दिखने लगा। क्यों? हो सकता है कि मेरे दोबारा यहाँ आना संभव ना हो सके। जुगल किशोर की आवाज़ में गंभीरता थी। क्या? सतलुजा ने जुगल किशोर को देखा। मैं समझा नहीं। घर पास आ गया था। बस मेरी ये बात याद रखो और कुछ मत पूछो, जुगल किशोर ने कहा। सतलुजा चुप रहा। दोनों घर में प्रवेश कर गए। कहवा पिला? सतलुजा ने अपनी बीवी के सामने पड़ते ही कहा। अभी लो। सतलुजा की बीवी ने मुस्कुराकर जुगल किशोर को देखा। तुम भी कहवा पियोगे रामन? बिल्कुल भाभी, आज तो मुझे डबल कहवा चाहिए। जुगल किशोर मुस्कुराया। सतलुजा की बीवी हंसी। रोशी उठ गई या उठ गई? नहा रही है, आ जाएगी। तू कहवा पी आराम से। रोशी ने गुलाबी रंग का सूट पहना था, बाल पीछे को बांधे हुए थे। चुटिया बनाकर चौड़े कंधे के ऊपर उसने दुपट्टा ओढ़ रखा था। चेहरा ऐसा था कि देखने वाला देखता रह जाए। चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, नफासत से ऊपर से नीचे आते गाल, प्यारे से होंठ, थोड़ी गोलाई लिए हुए और नाक ऐसी कि देखते ही बनती थी। बेहद खूबसूरत चेहरा था उसका। सतलुजा और उसकी बीवी के सामने वो कुछ शर्मा रही थी। सतलुजा की बीवी ने रोशी को घर का काम नहीं करने दिया था। खाना भी उसने खुद ही खिलाया था। सतलुजा जब नहा धोकर तैयार हुआ तो उसकी बीवी ने उसे भी खाना खिलाया। रामन के मन में कुछ चल रहा है, सतलुजा ने अपनी बीवी से धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब? सतलुजा की बीवी उसके पास ही बैठ गई। 2, 4, 5, 7 दिन में हमें भीमा के साथ रानी के किले पर जाना है। रामन ने भीमा से हाँ करवा ली है कि वो रोशी को भी साथ ले चलेगा, क्योंकि वो भी तगड़ी योद्धा है। मेरे बाहर निकलने पर जब मैंने रामन से पूछा कि उसे रोशी को ले जाने की क्या ज़रूरत है, तो उसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि शायद वो दोबारा इस बस्ती में न लौटे। तुमने पूछा नहीं रामन से कि? मैंने नहीं पूछा। बताना होता तो रामन खुद ही बता दिया होता। रामन के दिमाग में कुछ चल रहा है। सतलुजा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं पूछूंगी कि उसे कि नहीं, तुम उसे भनक भी मत लगने देना कि ये बात तुम्हें पता है। ये मर्दों की बात है, मर्दों तक ही रहने दो। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए बताई है कि रामन और रोशी अब ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहने वाले। वैसे भी उन्होंने पृथ्वी ग्रह पर ही चले जाना। सतलुजा की बीवी के चेहरे पर भी गंभीरता दिखाई दे रही थी। ये बात किसी से भी नहीं करना, मैंने भी तुमसे नहीं की, समझ गई? सतलुजा बोला। सतलुजा की बीवी ने सिर हिला दिया। सतलुजा खाना खाने के बाद किसी काम के लिए घर से बाहर जा चुका था। सतलुजा की बीवी किचन में रोशी से हंसी मजाक करती रही। शर्माती सी उसकी बातों का जवाब ज़्यादा नहीं दे पा रही थी। फिर उसने रोशी से कहा, मैं ये खाना तेरे बापू यानी भैया को दे आऊँ? पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा या नहीं। खाना खा लिया होगा बापू ने। रोशी क्या उठी। आज नहीं खाया होगा। सतलुजा की बीवी ने रोशी के सिर पर हाथ फेरा। रोशी की आंखें भर आईं। इसलिए कि मैं आज उनके पास नहीं हूँ। ठीक समझी। सतलुजा की बीवी का सर भर्रा उठा। पर तू फिक्र नहीं कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। सतलुजा की बीवी खाना लिए घर से बाहर निकल गई। रोशी जुगल किशोर के पास पहुंची, जो कि एक कमरे में कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। ए रामन, रोशी शोक सर में कह उठी। रात तो तूने कहवा बना दे। जुगल किशोर बिना रोशी को देखे कह उठा। रोशी के शब्द मुंह में ही रह गए। उसने गहरी निगाहों से जुगल किशोर को देखा, फिर बाहर निकल गई। जुगल किशोर कुर्सी पर वैसे ही बैठा रहा। रोशी कहवा बना कर ले आई, जुगल किशोर को दिया। ए रामन। रामन नहीं, जुगल किशोर। जुगल किशोर ने गंभीर निगाहों से देखा। जुगल किशोर, ये क्या हुआ? रोशी के होठों से निकला। पृथ्वी ग्रह पर लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। और यहाँ रामन, ये मेरा पहले का नाम है। पृथ्वी ग्रह से जो लोग भी मेरे साथ आए हैं वो ये बातें जानते हैं कि यहाँ पर हर कोई मुझे रामन के नाम से जानता है, और पृथ्वी ग्रह पर मुझे जुगल किशोर कहकर पुकारा जाता है। ओह। रोशी उसके पास नीचे बैठी और इसकी टांगें दबाती कह उठी। तो मैं किस नाम से पुकारूं? बस इतना इतना याद रखो कि मैं रामन भी हूँ और जुगल किशोर भी। समझ गई। अब एक बात तो बताओ। पहले मेरी टांगें छोड़ो और स्टूल पर बैठ जाओ। रोशी ने ऐसे ही किया। अब पूछूं मैं कुछ? पूछो। जुगल किशोर गंभीर था। सुहागरात के बाद अगली सुबह मर्द और औरत दोनों ही खुश दिखाई देते हैं, है ना? जुगल किशोर की निगाह रोशी पर ही टिकी रही। परंतु तुम्हारी सुबह तो भीमा के बुलावे पर हुई।
वापस आने पर तुम कुछ गमगीन से लग रहे हो, बात क्या है? कुछ चुप रहकर जुगल किशोर बोला, मैं तुम पर कितना विश्वास कर सकता हूँ रोशी? अपने से भी ज़्यादा, रोशी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। जुगल किशोर ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं जानता हूँ तुम्हारा जवाब ऐसे ही होगा, फिर भी एक बार पूछ लेना ठीक समझा। मुझे बताओ रामन, क्या है तुम्हारे मन में? तुम्हें मालूम है कि अब तुमने मेरे साथ पृथ्वी ग्रह पर जाना है? रोशी ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसे में तुम्हारे सामने ये बात आए कि अब तुम्हें यहाँ के लोगों या पृथ्वी ग्रह के लोगों में से किसी एक को बचाना हो तो किसे बचाओगे? यहाँ के लोगों को या वहाँ के लोगों को? मैं पृथ्वी वालों को बचाऊंगी, रोशी के होठों से निकला। जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा। फिर मिन्नो बिला तो मेरे साथ ही युद्धाभ्यास सीखा करती थी। मिन्नो कभी कभार मेरे से हार जाया करती थी। जुगल किशोर की आंखें फैल गई। मोना चौधरी? जुगल किशोर के होठों से निकला। मोना चौधरी? ये कौन है? रोशी ने पूछा। मिन्नो है ये, पृथ्वी लोक पर इसका नाम मोना चौधरी है। ओह, लेकिन मोना चौधरी से मेरी मुलाकात कभी भी नहीं हुई है। मैं तो तेरी मुलाकात मैं करवा दूंगी। एक बार मुझे उसके सामने तो जाने दे, वो मुझे पहचान जाएगी। रोशी क्या उठी। देवा से मेरी मुलाकात हो चुकी है। देवा से मैं कभी नहीं मिली। लेकिन रामन, तू परेशान क्यों है? रोशी की निगाह जुगल किशोर के चेहरे पर थी। भीमा अर्जुन भारद्वाज की जान लेना चाहता है। पुजारी जी की जान? वो भी आए हैं क्या? हाँ, वो तो हमेशा ही भीमा पर भारी पड़े। पुजारी बनने के बाद भीमा ने तपस्याएं करके दैविक शक्तियों से तरह तरह के वर मांगे हैं, और जिसमें एक वर ये भी मांगा है कि अपनी जान को अपने जिस्म के किसी हिस्से में रख ले, और भीमा को ये वर मिल गया। भीमा ने यह बात तेरे को कही? हाँ, उसने बताया कि जान उसने कहाँ पर छुपाई है। रोशी की गंभीर निगाह जुगल किशोर पर थी। जुगल किशोर ने रोशी की आंखों में देखा, फिर सहमति से सिर हिला दिया। ये बात तुम्हें बताकर भीमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है रामन। रोशी एकाएक मुस्कुरा पड़ी। जुगल किशोर भी मुस्कुराया। तू अब अर्जुन भारद्वाज को बचाएगा रामन? हाँ। पृथ्वी ग्रह पर तेरा अर्जुन भारद्वाज से क्या रिश्ता है? बहुत भयंकर। जुगल किशोर ने लंबी सांस ली। अर्जुन भारद्वाज मुझे बहुत बड़ा दुश्मन मानता है। फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो? मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, वो गलत समझता है इस बात को। जुगल किशोर गंभीर स्वर में बोला। रोशी सोचों में गुम हो गई। दरअसल पृथ्वी ग्रह से मैं जिन लोगों के साथ ही आया हूँ वो सब मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं। सब? हाँ। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें, जुगल किशोर रोशी को देखकर बोला, तो मैं पृथ्वी ग्रह की और इस ग्रह की अपनी सारी बातें बताता हूँ। उसके बाद तुम ही देख लेना कि कहाँ पर मैं गलत हूँ और कहाँ पर नहीं गलत हूँ। उसके बाद जुगल किशोर अपनी सारी बातें बताने लगा, पृथ्वी ग्रह की भी और इस ग्रह की भी। जब तक जुगल किशोर खामोश नहीं हुआ, रोशी सुनती रही। जुगल किशोर बताकर चुप हो गया। रोशी के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। पृथ्वी पर तुम थोड़ा सा पैसा पाने की खातिर उल्टी हरकतें करते थे। ये तो कोई अजीब बात नहीं हुई। चूँकि दूसरे सब तुमसे बड़े थे, डकैतियाँ डालते थे और भी बुरे काम करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी परवाह नहीं की। रोशी कह उठी। अर्जुन भारद्वाज भी तुम्हारे पीछे ऐसे ही पड़ गया, जबकि मुकुट तो मिन्नो और देवा को मिला, सोनलाल को मिला। जुगल किशोर की निगाह रोशी पर थी। अच्छा किया जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। रोशी के सर में दृढ़ता के भाव थे। लेकिन अर्जुन भारद्वाज का क्या होगा? उसे भीमा किसी न किसी तरह मार देगा। जुगल किशोर होठ पीछे क्या उठा। रोशी के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। मैंने भीमा से कह दिया है कि जब हम किले की तरफ जाएंगे तो रोशी भी हमारे साथ होगी। ये अच्छी बात कही तूने भीमा से। जाना कब है हमें किले की तरफ? शेष कुछ दिन बचे हैं अभी हमारे जाने में। हमें किले पर पहुंचने दो। भीमा क्या शर्त रखता है रानी को पाने के लिए अर्जुन भारद्वाज के सामने, ये बातें सामने आ जाने दो। उसके बाद ही हम किसी तरह अर्जुन भारद्वाज को बचा। तुम बात नहीं समझ रही रोशी। क्या? हम वहाँ भीमा के साथियों के तौर पर पहुँचेंगे, भीमा के आदमी बनकर। वे लोग हमें भीमा के लोग ही मानेंगे। वो हमें अपने पास नहीं आने देंगे, क्योंकि हम भीमा के साथियों के तौर पर भीमा के साथ वहाँ पहुँचे हैं। जुगल किशोर ने कहा। यह बात तुमने सही कही। रोशी सोचों में डूबी थी। जुगल किशोर की निगाह रोशी पर थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भीमा के पहले वहाँ पहुँच जाएं? रोशी बोली। गलत हो जाएगा। क्यों? भीमा मेरे को सबसे विश्वासी इंसान मानता है। ऐसा मैं करूँगा तो वो सतर्क हो जाएगा। ओह, ये तो ठीक कहा तुमने। रोशी कह उठी। भीमा ने अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें मुझे बता रखी हैं कि अगर मैंने उसके खिलाफ कुछ किया तो वो मुझे मार देगा। मतलब कि जब तक तुम अर्जुन भारद्वाज को नहीं बचा लेते तब तक तुम्हें भीमा से सतर्क रहना होगा। हाँ। जुगल किशोर ने सिर हिलाया। भीमा से मुझे सतर्क रहना होगा। तुम अपने को संभाल कर रखो, मैं कुछ सोचूंगी। रोशी ने कहा। जाना मैं भीमा के साथ ही होगा। सोचती हूँ मैं, मुझे हर हाल में अर्जुन भारद्वाज को बचाना होगा। जुगल किशोर दृढ़ स्वर में क्या उठा। वहाँ पर देवा, मिन्नू, जग्गू, सोहनलाल, परसू, महाजन के अलावा और भी कई लोग। वो क्या करेंगे? वो अर्जुन भारद्वाज को मारने नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? ये दो पुजारियों के बीच की बात है। कोई बाहरी व्यक्ति दखल नहीं दे सकता। जुगल किशोर ने कहा। दखल दे सकता है। रोशी कह उठी। कैसे?
लड़ाई के मैदान में अगर पुजारी अपने बजाय किसी और को भेज दे तो ये जुदा बात है। तब पुजारी के अलावा कोई दूसरा मैदान में उतरेगा। हाँ, तब ऐसा ही होगा। हो सकता है तब अर्जुन भारद्वाज देवा या मिन्नू को मैदान में उतार दे। देवा और मिन्नू को नहीं, अर्जुन भारद्वाज ऐसा नहीं कर सकता। जुगल किशोर हड़बड़ा कर बोला, वो खुद ही बहुत खतरनाक है। मैंने अभी तुम्हें अपनी और उसकी पूरी पृथ्वी ग्रह की बातें बताई हैं। वो तो देवराज चौहान से भी ज़्यादा खतरनाक है। अपनी लड़ाई वो खुद ही लड़ेगा। अभी आगे क्या होना है ये मत सोचो, ये समय आने में अभी बहुत बहुत वक्त पड़ा है। तुम ये बातें किसी से करना मत। मैं क्यों करूँगी? मैं तो ये सोचूंगी कि अर्जुन भारद्वाज को कैसे बचाया जाए। रोशी उठकर जुगल किशोर के पास आ पहुंची और बाहें उसके गले में डालकर शोक स्वर में कह उठी, अब तो उठ जा रामन। उठ जाऊँ? वो क्यों? हनीमून मनाने के लिए। कल मनाया तो? कल तो शुरुआत थी। रोशी ने गहरी सांस ली। अब पहली रात का नज़ारा हर रात ही होना है। गले में पड़ी उसके बाहों को थामकर जुगल किशोर उसकी आंखों में झांक कर बोला, हर रात? हाँ, हर रात रामन। रोशी ने गहरी सांस ली। तुमने तो रात दिखा दिया कि तुम ये सब पहले भी कर चुके हो, पर मेरी तो पहली रात थी। मतलब कि 225 बरस का हिसाब लोगी मुझसे? जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा, पूरी तरह से। रोशी की बाहें जुगल किशोर के गले पर जा कसी। मुझे कल रात ही पता चला कि औरत क्या होती है। जुगल किशोर ने रोशी की बाहें पकड़ी और उसे अपनी गोदी में ले लिया। बाकेलाल अपनी कमीज़ उतारकर उसमें फल लपेटे आ पहुंचा था। अर्जुन भारद्वाज और रुस्तर ने काम रोका और फल खाने लगे। इस बार तुम बढ़िया फल लाया। बढ़िया फल लाए हो बाप। रुस्तम क्या उठा, पेड़ों के ऊपर चढ़ो कर लाइयो छोरे। बाकेलाल फल खाता क्या पड़ा। जो भी हो, फल बढ़िया लाए हो बाप। फल खाते हुए अर्जुन भारद्वाज की नज़र हर तरफ जा रही थी। कहा देखो भाई, बाकी क्या उठा, इस किले को साफ करने में बहुत दिन लग जाएंगे। अर्जुन भारद्वाज बोला, वो तो लगेगा ही बाप। मारे ख्याल से 20-25 दिनों से भी ज़्यादा का काम होवे। 20-25 दिनों से ज़्यादा का काम होइला। हाँ, किले के भीतरों के बाद बाहरों की सफाई भी तो होवे हो छोरे। ये तो 20-25 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त लगेगा बाप। अगर बाकी के लोग भी आ गए होते तो ये काम आसान हो जाता। अर्जुन भारद्वाज गंभीर स्वर में बोला, रामन मुकुट के साथ तो देर सवेर में यहाँ पहुँचे गई, परंतु उससे पहले किले की सफाई हो जाना बेहद ज़रूरी है। सब भलो ही होवे, खा पी कर सफाई पर लग जाओ। 15-20 मिनट बाद तीनों कमरों की सफाई पर जुट गए थे। चमका कर सफाई कर रहे थे। पूरी तरह मिट्टी कचरा साफ कर रहे थे। सूर्य सिर पर था। दोपहर के 3 बज रहे थे। तभी उनके कानों में घोड़े की टापों की आवाज़ें पड़ने लगीं, जो कि प्रवेश गेट पर आकर थम सी गई थी। यदा गदा टापों की धीमी आवाज़ें उनके कानों में पड़ जाती थी, वरना खामोशी ही छाई रही थी। तीनों के हाथ रुक गए, नज़रें मिली। कौन लोग आए हो यहाँ? घोड़ों पर। घोड़े ज़्यादा होइला बाप। ये या तो भीमा आया या देवराज चौहान। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कठोरता उभर आई। देवराज चौहान? रुस्तम के होठों से निकला। भीमा भी तो आ सको छोरे। अर्जुन भारद्वाज के कदम उस खुली खिड़की की तरफ बढ़ गए। बांके और रुस्तम भी साथ रहे। खिड़की पर पहुंचकर उन्होंने बाहर जाकर काफ़ी दूर गेट की तरफ वहाँ उन्हें बिना सवार के घोड़े इधर उधर टहलते दिखे। घोड़ों के आसपास इधर उधर डोलते टहलते आदमी दिखे उन्हें। उन्हें देखकर उनके चेहरों पर राहत सी नजर आने लगी। वे देवराज चौहान, मोना चौधरी उनके साथी थे। मारो, देवराज चौहान आ गए हो। बाकी खुशी से कह उठा, देवराज चौहान? देवराज चौहान? रुस्तम ने जोरों की आवाज़ लगाई। देवराज चौहान हो रे! बाकी उससे भी जोरों से चीखा। इनकी मध्यम सी आवाज़ें उन तक पहुंची, फिर इन तक नजरें टिक गई। हाथ हिले, इन्होंने भी हिलाए। अर्जुन भारद्वाज पलटा और तेज तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। चलो, हम भी चलो हो। अर्जुन भारद्वाज उन सबसे बेहद शांत भाव से मुस्कुराते हुए मिला। वो सब भी अर्जुन भारद्वाज से मिले। हमें तो पृथ्वी ग्रह पर मालूम ही नहीं था कि तुम इस ग्रह के पुजारी हो। जगमोहन कह उठा। तो क्या ये जानने पर तुम लोग डकैतियाँ छोड़ देते? अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराया। वो तो अब भी चालू है और आगे भी चालू रहेंगी। देवराज चौहान बोला। फिर क्या फ़ायदा था तुम्हें बताने का कि मैं पुजारी हूँ यहाँ का? अर्जुन भारद्वाज ने कहा। तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम यहाँ के पुजारी? नहीं। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। फिर कैसे मालूम पड़ा? महागुरु ने आकर बताया। महागुरु ने? देवराज चौहान चौंका। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। महागुरु ने कैसे बताया तुम्हें? मोना चौधरी के ओठों से निकला। अर्जुन भारद्वाज ने सारे हालात बताए। तो इस वजह से अर्जुन भारद्वाज को हमारे साथ आना पड़ा। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम एक दो बार मेरे हाथों से पृथ्वी ग्रह पर बुरी तरह बची हो मिन्नो। अर्जुन भारद्वाज बोला। मैं बची हूँ? पिछली बार गोवा में जब हीरे लेकर भागी थी, अगर उस वक्त लाइट कोई ना बंद करता तो तुम भाग नहीं सकती थी। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। क्योंकि वो लाइट देवराज चौहान ने ही बंद की थी। तुम मुझे इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ने थे। अर्जुन भारद्वाज। मोना चौधरी को देखते अर्जुन भारद्वाज ने शांति से सिर हिला दिया। आओ भीतर चलते हैं, वहाँ छाओ। कहते कहते अर्जुन भारद्वाज छिटक गया। उसकी आंखें फैल गई। नजरें सोहनलाल पर थी, जिसने गले में मुकुट का केस डाल रखा था। ये केस तुम्हारे पास सोहनलाल, पर इसका मुकुट?
वो भी इसी केस में अर्जुन भारद्वाज, सोहनलाल ने सामान्य स्वर में कहा। अर्जुन भारद्वाज कांप कर रह गया। इसी केस में तुम्हारे पास? अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। सोहनलाल ने केस खोला, मुकुट निकालकर अर्जुन भारद्वाज को दिखाया। अर्जुन भारद्वाज फटी आंखों से मुकुट को देखता रहा। ये तुम्हारे पास कैसे आया? रामन छोड़ गया। सोहनलाल ने मुकुट केस में डाला और रामन के साथ हुई अपनी और पारसनाथ की सारी बातचीत बता दी। हैरानी है कि रामन जैसा बुरा इंसान मुकुट तुम्हारे पास छोड़ गया, अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। खैर ये बात तो हमारे लिए फ़ायदे वाली हो गई। हम किला साफ करने के बाद मुकुट को सामने 30 फीट की मूर्ति पर लगा सकते हैं। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। महाजन क्या उठा। ठीक है, अभी तुम लोग आराम करो, सफ़र से आए हो, उसके बाद हमारे साथ। हमारा सफ़र लंबा नहीं था और कुछ देर पहले हमने आराम भी कर लिया था। देवराज चौहान ने कहा। हम काम करने को तैयार हैं अर्जुन भारद्वाज। अगर ऐसा है तो फिर किले की सफाई पर लग सकते हो। जब तक किला साफ नहीं होगा तब तक मुकुट अपना काम नहीं करेगा। उसके बाद सब किले में प्रवेश कर गए। बातें भी साथ चल रही थी। दूसरा तीसरा कमरा कमरा भी उन्होंने पकड़ लिया था। अर्जुन भारद्वाज को राहत मिली कि काम करने वाले और लोग भी आ गए। परंतु जगमोहन किले में प्रवेश करते ही उस तरफ मुड़ गया था जिधर रानी का कमरा था। जगमोहन का चेहरा गंभीर हुआ पड़ा था। आंखों में आंसू छलके हुए थे। वो रानी के कमरे में जाकर ठिठक गया। बिल्कुल साफ स्पष्ट था कमरा। उसने कमरे मैं कुर्सी पर बैठी रानी को भी पहचाना और पास ही खड़ी रानी पर झुकी खड़ी तारा को भी पहचाना। तारा। जगमोहन के होठों से तड़प भरी आवाज़ निकली और वो उसके पास पहुंच गया। हाथ लगाकर तारा को छूने लगा। तारा देख, तेरा जग्गू आ गया। बोल तारा। मैं तभी जगमोहन के कंधे पर एक हाथ आ ठहरा। जगमोहन ने पलट कर देखा, पीछे मोना चौधरी खड़ी थी। उसकी आंखों में भी आंसू चमक रहे थे। तूने 3 जन्म बिना रोए बिता दी, अब तो पृथ्वी पर मुझे तारा की याद नहीं आती। थोड़ा सब्र रख, अब तारा अपने असली रूप में आने वाली है। कुछ दिन की तो बात है। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर तारा के शरीर को देखा। योद्धा अभ्यास के दौरान मेरी 2 सहेलियां तो पक्की बन गई थी। एक ये तारा और दूसरी रोशी। जगमोहन आंखों से निकले आंसू साफ करते हुए कह उठा। रोशी कौन? उसका बाप भीमा के लिए काम करता था। तारा पर से जगमोहन की निगाह हट नहीं रही थी। मोना चौधरी जगमोहन का हाथ पकड़े वहां से ले आई। वो दोनों भी किले की सफाई पर लग गए। दिन भर वे सब किले के कमरे साफ करते रहे। रात के लिए बाकी सोहनलाल और महाजन ने बाहर आकर ढेरों फल तोड़े और किले में ले आए थे। रात उन्होंने किले के भीतर ही इधर उधर सोकर बिताई। सुबह भोर के उजाले के साथ ही वो सब उठ गए। आज भी तेजी से उन्हें सफाई पर लगना था। परंतु किले के प्रवेश द्वार के बाहर नजर पड़ी तो वे चौंक पड़े। किले के गायब हुए फाटक के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी थी। वो करीब 150 लोग थे जो किसी ने भी भीतर प्रवेश नहीं किया था। दिन के उजाले के साथ वहाँ और भी लोग इकट्ठे होने लगे थे। ये आसपास और दूर दराज गाँव और कस्बों के लोग थे जिन्हें यह खबर मिली थी कि देवा और मिन्नो पुनः इस धरती पर मुकुट को मूर्ति की गर्दन पर लगाने और रोशनी का प्रबंध करने आए हैं। तो वो सब दौड़कर इधर को आने लगे। वो सब के सब इनके पास किले के गेट पर आ पहुँचे। उन्हें वहाँ पहचानने वाले ढेरों लोग थे। सब उनसे मिले, दिल खोल कर मिले। परंतु किसी ने भी किले के दायरे के भीतर जाने को मना कर दिया, ये सोचकर कि कहीं वो लोग भी पत्थर न बन जाएं। उन लोगों ने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, परंतु वो नहीं माने। यही वो वक्त था जब अर्जुन भारद्वाज भीतर से बाहर निकल कर आया। पुजारी जी को देखते ही लोग सिर झुकाने लगे। वहाँ का माहौल ही बदल गया। अर्जुन भारद्वाज ने सबको देखकर मुस्कुराया। पुजारी जी की जय हो, कई आवाज़ें गूंज उठी। हमारे पुजारी जी महान हैं। वो और भी बहुत कुछ कहते, परंतु अर्जुन भारद्वाज ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया, फिर क्या उठा। सब भाइयों को मेरा नमस्कार। अर्जुन भारद्वाज ने बढ़ती भीड़ को बढ़ते देखकर कहा। आप में से बहुत से लोगों को पहचान रहा हूँ। आप सब पहले की तरह वैसे ही हैं जैसे कि आप पहले थे। थोड़ा सा फर्क आया है। सबकी निगाह अर्जुन भारद्वाज पर ही थी। भीतर खड़े लोग भी अर्जुन भारद्वाज को ही देख रहे थे। इस वक्त मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। आप किले के भीतर क्यों नहीं आ रहे? अर्जुन भारद्वाज पुनः क्या उठा। पुजारी जी, हम भीतर आए तो हम भी पत्थर बन जाएंगे। बढ़ती भीड़ से एक आवाज़ उठी। हम पत्थर बन गए तो हमारे भीतर आने का क्या फ़ायदा? दूसरी आवाज़ आई। ऐसे ही एक दो आवाज़ें और उठी। अर्जुन भारद्वाज मुस्कुरा पड़ा। आपको मुझ पर विश्वास है? अर्जुन भारद्वाज ने ऊंचे स्वर में कहा। हमें आप पर विश्वास है पुजारी जी। तो आप लोग किले की सीमा में प्रवेश कर आइए, आपको कुछ नहीं होगा। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। अर्जुन भारद्वाज ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, कोई भी मेरा हाथ पकड़े। भीड़ अर्जुन भारद्वाज के बड़े हाथ को आगे बढ़ा देखती रही, परंतु किसी ने थामा नहीं। अर्जुन भारद्वाज ने एक व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, तुम मेरा हाथ पकड़ो। मैं? पकड़ो। उस व्यक्ति ने अपना हाथ अर्जुन भारद्वाज के हाथ में दे दिया। अर्जुन भारद्वाज 4 कदम पीछे उसे लेकर किले की सीमा में प्रवेश कर गया। उन सब लोगों ने उसे देखा। वो ठीक था। अर्जुन भारद्वाज इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भीतर लाया। देखा आप सबने, इन दोनों को कुछ नहीं हुआ।
अर्जुन भारद्वाज ने ऊंचे स्वर में कहा। पत्थर बनने का काम तो कब का खत्म हो चुका है, अब यहाँ कोई पत्थर नहीं बन सकता। आओ भीतर आओ। पहले एक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसके बाद जैसे सभी किले में प्रवेश करने की होड़ लग गई। उसके बाद वे सब पुजारी जी यानी अर्जुन भारद्वाज की बातें सुनने और मानने में लग गए। अर्जुन भारद्वाज ने उनसे कहा कि किले की साफ सफाई करनी है ताकि 30 फीट ऊंची मूर्ति के गर्दन पर वो मुकुट लगाया जा सके। उस मुकुट को फिर से जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ने वाले देव और मिन्नो भी यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद अर्जुन भारद्वाज ने करीब 150 आदमियों को किले के भीतर साफ सफाई पर लगा दिया। लगभग इतने ही आदमी किले के बाहरी इलाके में लगा दिए कि वहाँ से सूखे पेड़ पौधे, खराब रास्तों को साफ करके वहाँ पर पहले जैसे पौधे लगाए जा सकें। परंतु लोग इससे भी ज़्यादा आ चुके थे। अर्जुन भारद्वाज ने 4 अन्य लोगों को उन सबका बड़ा बना दिया कि वो सारी देख रेख को निगाह में रख सके। इसके अलावा देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन, सोहनलाल, पारसनाथ, महाजन, बांके और रुस्तम भी इन सबसे काम लेने लगे। हंसी मजाक के साथ साथ काम भी बराबर चल रहा था। देवा और मिन्नो को एक साथ देखकर आसपास के गांव कस्बों के लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। जबकि जगमोहन कई बार भीतर किले में तारा के बुत के पास हो आता था। 30 फुट ऊंचे बुत की सफाई के लिए अगले ही दिन और मजबूत सीढ़ी बना ली थी और 9 आदमी बुत को साफ करने में लग गए थे। बुत का एक एक हिस्से को वो चमकाने में लग गए थे। सब काम तेजी से परंतु धैर्यपूर्वक हो रहे थे। सबके सब भीतर और बाहर बाहर ही अच्छी तरह देख रेख कर रहे थे। जहाँ कहीं कमी रहती वे उन गांव वालों को बता देते थे या फिर खुद ही काम पर लग जाते थे। खाने की समस्या अब खत्म हो गई थी। उन गांव वालों के घरों से उनके बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सुबह खाना और पानी ले आती थीं। सब काम सुचारू और भली भांति ढंग से चल रहा था। दिन पर दिन बीतते गए। फिर वो भी वक्त आया जब बाहर पेड़ पौधे लाने और लगाने शुरू हो गए थे। किले के भीतर की सफाई भी लगभग पूरी हो गई थी। 500 से ज़्यादा आदमी ने लग कर किले के भीतर और चौतरफा आंगन को एकदम चमका दिया था। इसमें 12 दिन का वक्त लगा था। किले के भीतर का एक एक कमरा, एक एक रास्ता, हर तरफ की दीवार चमक रही थी। इसी तरह किले के बाहर के आंगन में हर तरफ फूल, पेड़ पौधे लगे समा बांध रहे थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि अर्जुन भारद्वाज पहले देखा करता था। सिर्फ वहाँ इधर उधर आदमियों के पुतले खड़े दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अर्जुन भारद्वाज जानता था कि अब वक्त आ चुका है जब ये सब अपनी ज़िंदगी में आने वाले हैं। साफ सफाई का काम खत्म हो गया अर्जुन भारद्वाज, देवराज चौहान बोला। अर्जुन भारद्वाज ने सहमति से सिर हिलाया। अगर तुम, मोना चौधरी बोली, अगर तुम ये मुकुट मूर्ति की गर्दन पर यथास्थान रख दो तो हम यज्ञ शुरू कर सकते हैं। अर्जुन भारद्वाज ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इस वक्त सुबह के 9 बजे का मतलब पहले पहर का वक्त था। मुकुट दो, अर्जुन भारद्वाज भीगे किंतु गंभीर स्वर में बोला। मैं इसे मूर्ति की गर्दन पर रख देता हूँ। सोहनलाल अर्जुन भारद्वाज के साथ हो गया। पारसनाथ ने लोगों से 30 फीट लंबी सीढ़ी लाने को कहा। देवराज चौहान वहाँ खड़े लोगों को देखता क्या उठा। हमें अभी यज्ञ शुरू करना है। यज्ञ का जो सामान होता है वो हम तुम्हें बता रहे हैं, वो सारा ला दो। कहो देवा, तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए? एक उम्र दराज व्यक्ति क्या उठा। मिन्नो, देवा ने कहा, मैं इन्हें सामान बताने जा रहा हूँ, अगर कहीं भूल जाऊँ तो तुम याद दिला देना। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। जब यज्ञ शुरू हुआ तो दोपहर यानी 12 बजे का वक्त हो गया था। मुकुट मूर्ति की गर्दन पर लग चुका था। मूर्ति के ठीक सामने यज्ञ का मंडप सजा था, जिसके दो तरफ देवराज चौहान और मोना चौधरी बैठे हुए थे। बाकी दोनों तरफ उनके साथी और गांव कस्बे के लोगों की भीड़ बैठी दूर तक गेट तक जा रही थी। अब करीब 1000 से ज़्यादा लोग तो वही लोग थे। तीखी धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी, परंतु धूप की किसी को परवाह नहीं थी। सबको यज्ञ शुरू होने का इंतजार था। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने एक एक लकड़ी उठाकर एक तरफ रखी आग से। वो लकड़ी जलाई और मंडप के बीच मौजूद हवन कुंड में डाल दी। हवन कुंड में आग भड़क उठी। हवन कुंड में डालने वाली सामग्री देवा और मिन्नों ने उठाई और उसके भीतर डालते हुए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उनके होठों से श्लोक मंत्र निकलने लगे। कभी देवराज चौहान चुप हो जाता और मोना चौधरी बोलती, तो कभी मोना चौधरी चुप हो जाती और देवराज चौहान बोलने लगता। जिसने उस किताब से जो पढ़ा होता वो सिर्फ वही बोलता था। यज्ञ शुरू हो चुका था। देवराज चौहान और मोना चौधरी की आंखें बंद हो चुकी थी और यज्ञ पूर्ण होने तक आंखें बंद ही रखनी थी उन्हें। परंतु अर्जुन भरद्वाज के चेहरे पर व्याकुलता नाच रही थी। उसकी निगाह बार बार किले की तरफ उठ रही थी। यहाँ पर यज्ञ शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। अर्जुन भारद्वाज के कदम वहाँ से हिले और किले की तरफ बढ़ गए। देवा और मिन्नू की तेज मंत्रों की आवाज़ें उनके कानों में पड़ रही थी। अर्जुन भारद्वाज किले में प्रवेश हुआ। राह चलता वो रानी के कमरे में जा पहुंचा, लेकिन रानी की मूर्ति के पास बैठे जगमोहन को देखकर चौंका। जगमोहन, और यहाँ? कदमों की आवाज़ें अपने पास रुकने पर जगमोहन भीगी आंखें उठाकर अर्जुन भारद्वाज की तरफ देखा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अर्जुन भारद्वाज की आंखें जगमोहन के चेहरे पर टिक गई थीं। तारा, जगमोहन के होठ हिले। तारा? क्या मतलब? अर्जुन भारद्वाज की निगाह तारा की मूर्ति पर जा टिकी। मैं तारा के होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। जगमोहन की आंखें भीगी हुई थी। अर्जुन भारद्वाज की आंखें भर आईं। तो तुम तारा को चाहते थे?
था नहीं चाहता हूँ जैसे कि तुम रानी को चाहते हो। जगमोहन भर्राए स्वर में बोला, ठीक कहा तुमने, लेकिन मेरी नींद में महागुरु के आने से पहले मैं जानता ही नहीं था कि मैं किस बात से पृथ्वी ग्रह पर गया था। लेकिन मैं जब भी इस जन्म में आया तो भी कभी इस तरफ आना नहीं हुआ, परंतु इस बार जब मुकुट सामने आया और किले पर जाने का प्रोग्राम बना तो तभी से ही मुझे तारा याद आने लगी, जो कि रानी की सबसे खास नहीं। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर भीगी मुस्कान आ गई। तारा रानी की सहेली थी। जगमोहन गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान और मोना चौधरी के मंत्रों के माध्यम से आवाज़ें उनके कानों में पड़ रही थी। मैं तारा के बुत को मानवीय रूप में आने के लिए पहले ही मैं यहाँ आ गया कि मैं भी इसलिए रानी के पास आया हूँ। अर्जुन भारद्वाज की निगाह पुनः रानी के शरीर पर जा टिकी। जगमोहन ने रानी और तारा को देखा। हॉल में मौजूद और भी लोगों को देखा, जो कि एकाएक बुत बनते चले गए थे। देवराज चौहान और मोना चौधरी के मन कब तक पूरे होंगे? एकाएक अर्जुन भारद्वाज ने जगमोहन से पूछा। मैं नहीं जानता कि उनका यह यज्ञ कब खत्म होगा, परंतु 3 घंटों का वक्त लगेगा। जगमोहन ने आंखें पहुँची। 3 घंटे? अगले 3 घंटों में इन्हें कभी भी होश आ सकता है। ये कभी भी बुत से मानवीय रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। अर्जुन भारद्वाज की आंखों से पानी छलक उठा। देवराज चौहान जानता है तारा के बारे में? हाँ, मोना चौधरी भी जानती है। मोना चौधरी? तारा ने मोना चौधरी के साथ ही युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग ली थी। दोनों सहेलियाँ हैं, जगमोहन ने बताया। ओह, वक्त बीतता जा रहा था। 1.5 पौने 2 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ वैसा ही था। दोनों वही नीचे फर्श पर बैठे थे। क्या ये दोनों ठीक से मंत्रों का जाप कर रहे हैं? अर्जुन भारद्वाज ने बेचैनी से पूछा। देवराज चौहान और मोना चौधरी कभी भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करते। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। दोनों को ऐसी किताबें पढ़ने को दी गई थी जिनके मंत्र काट काट कर कभी इस किताब में तो कभी दूसरी किताब में लिखे गए थे। दोनों ने उन मंत्रों को याद कर रखा है। देवराज चौहान एक मंत्र पर रुकता है तो उसके आगे का हिस्सा मोना चौधरी शुरू कर देती है। इसी तरह मोना चौधरी एक मंत्र पर रुकती है तो उसके आगे का देवराज चौहान पूरा करने लगता है। इस तरह ये यज्ञ पूर्ण किया जा रहा है। और मंत्र का कोई हिस्सा कोई भूल गया तो यज्ञ कभी भी पूरा नहीं होगा। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। अर्जुन भारद्वाज के होठ भिज गए। मन ही मन यही सोचने लगा कि वे दोनों मंत्र भूले नहीं। देवराज चौहान और मोना चौधरी के मंत्रों की आवाज़ें बराबर उनके कानों में पड़ रही थी। सब जब से उन्होंने यज्ञ शुरू किया था तब से अब तक वो एक बार भी नहीं रुके थे। मंत्रों का उच्चारण उनके होठों से बराबर निकल रहा था। उनके अलावा और कोई आवाज़ नहीं गूंज रही थी। उनमें से कोई ये भी नहीं जानता था कि किले के बाहर भीमा अपने 70-80 आदमियों के साथ घेरा डालता जा रहा था। बहुत खामोशी से भीमा ये काम कर रहा था। उस यज्ञ को शुरू हुए 2.75 घंटे हो चुके थे कि एकाएक अर्जुन भारद्वाज के होठों से खरखराता स्वर निकला। ये देखो, पैर, रानी के पैर, मेरी रानी के पैर। जगमोहन की निगाह उसी पल रानी के पैरों पर गई। पत्थर के हुए पड़े पैर एकाएक मानवीय शक्ल में आते जा रहे थे। जगमोहन की निगाह तारा के पैरों पर गई। तारा के पैर भी धीरे धीरे मानवीय शक्ल अख्तियार करते जा रहे थे। दोनों के चेहरों पर खुशी और आंसू की धारा बह निकली। यज्ञ सफल हो गया, अर्जुन भारद्वाज ने कांपते सर में कहा। जगमोहन की भीगी आंखें हर तरफ जाने लगी। वहां मौजूद बुत बने सब लोगों के पैर अब मानवीय रूप ले उठे थे और वही असर पिंडलियों पर भी आने लगा था। यहाँ की दीवारें, पिलर, फर्श सब वापस अपने रंग रूप में लौटने लगे थे। ये सब लोग अब पत्थर के बुत से इंसान बनने जा रहे हैं। देवराज चौहान और मोना चौधरी सफल रहे। जगमोहन। अर्जुन भारद्वाज की आंसुओं भरी थरथराती आवाज़ रानी पर जा टिकी, जिसके पैरों के साथ साथ अब पिंडलियाँ भी सामान्य अवस्था में आ रही थीं। मेरी तारा फिर इंसान बन रही है अर्जुन भारद्वाज। जगमोहन की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी मेरी रानी भी जगमोहन, मेरी रानी। देवराज चौहान और मोना चौधरी के मंत्रों के माध्यम से आवाज़ें अभी भी उनके कानों में पड़ रही थीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग यानी माया जाल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले भाग में माया जाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।